नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी डिस्कशन पॉडकास्ट के इस स्पेशल सेशन में जहां हम बात करेंगे सीधे सिलेक्शन वाली। एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास है, मतलब एक पैराडॉक्स है इसमें। आज के आधुनिक दौर में हम लगभग हर छोटी बड़ी चीज के लिए सिलिकॉन चिप्स या क्लाउड सर्वर्स पर निर्भर हैं, बिल्कुल पूरी तरह से। है ना। एक दिन के लिए अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो पूरी दुनिया का आर्थिक पहिया ही रुक जाता है। लेकिन इस अत्यधिक आधुनिकता के बीच हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस पूरे इंसानी कहानी की जो शुरुआत थी वो एक ऐसे दौर में हुई थी जब किसी गुफा के अंधेरे में किसी ने दो पत्थरों को आपस में टकराकर पहली बार आग जलाई होगी। हाँ, और वो कोई छोटी खोज नहीं थी। सही बात है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम प्राचीन इतिहास के उसी शुरुआती दौर का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसे आमतौर पर प्री हिस्टोरिक और चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ डेट्स याद करना नहीं है, राइट। बल्कि उस प्रोसेस को समझना है कि आखिर एक भटकता हुआ हंटर गैदरर इंसान गांव और सभ्यताओं का निर्माता कैसे बन गया। ये बिल्कुल एक पुराने डिटेक्टिव केस को सॉल्व करने जैसा है, जहां सबूत सिर्फ पत्थर हैं। सही कहा आपने। और इस विश्लेषण का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हिस्ट्री को बीते हुए कल की एक स्थिर कहानी मानने के बजाय हम इसे इंसानी दिमाग के लगातार प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक मास्टर क्लास की तरह देख सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने का असल मतलब उन सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज को समझना है जिन्होंने हमारी प्रजाति को बचा कर रखा। एग्जैक्टली। अगर ध्यान से देखें तो हिस्टोरियंस ने इस पूरे सफर को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला है प्री हिस्टोरिक, जहां लिखने का कोई आविष्कार ही नहीं हुआ था। दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक, जहां लिपि थी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पर उसे कोई पढ़ नहीं पाया आज तक। बिल्कुल लिपि है पर हमारे लिए बेकार है। और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड, जहां से हमारे पास पढ़ी जा सकने वाली लिखावट मौजूद है। ये जो प्रोटो हिस्टोरिक दौर की लिखावट का मुद्दा है ना, ये बड़ा दिलचस्प है यार। वो किसी लॉक्ड स्मार्टफोन की तरह है जिसका पासवर्ड किसी को नहीं पता। ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है। उन्होंने अपना पूरा इतिहास लिखकर छोड़ा है, पर हमारे लिए वो किसी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से ज्यादा कुछ नहीं है। पर मेरा सवाल थोड़ा और पीछे जाने का है। अच्छा, बताइए। जब हम प्री हिस्टोरिक दौर की बात करते हैं, जहां लिखने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वहां हम इतिहास कैसे बनाते हैं? पत्थर और हड्डियां इतिहास की कहानी खुद तो बोलकर नहीं सुनाती ना। नहीं, खुद तो नहीं बोलती। तो हम सिर्फ इस आधार पर कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है या उस वक्त का समाज कैसा था? ये एक तरह की ब्लाइंड डिटेक्टिव इंक्वायरी लगती है मुझे तो। ब्लाइंड तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक हाईली साइंटिफिक डिटेक्टिव इंक्वायरी है। देखिए, लिटरेचर या लिखित इतिहास की ना अपनी एक लिमिट होती है। कैसे? लिखने वाला इंसान बायस्ड हो सकता है, वो किसी राजा की तारीफ में बातों को एग्जैजुरेट कर सकता है, पर एक टूटा हुआ बर्तन या एक पुरानी हड्डी कभी झूठ नहीं बोलती। ओह, ये पॉइंट तो है। उन सबूतों को पढ़ने के लिए हम ALI फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी और इंटरनेशनल सोर्सेज। और आर्कियोलॉजी में सबसे बड़ी क्रांति आई थी कार्बन 14 डेटिंग से। अच्छा, कार्बन डेटिंग। हाँ, विलर्ड लिबी ने 1946 में जब इसकी खोज की थी तो उसने आर्कियोलॉजी का पूरा धरातल ही बदल दिया था। मैंने कार्बन डेटिंग के बारे में सुना जरूर है, पर क्या हम सच में इस पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? 1 मिलियन साल पुराने पत्थर के आसपास मिली किसी चीज की उम्र का एकदम सटीक अंदाजा एक केमिकल से कैसे लग सकता है? इसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म बड़ा फैसिनेटिंग है और ये सीधे तौर पर कॉस्मिक रेज और फिजिक्स से जुड़ा है। कॉस्मिक रेज? इसमें स्पेस कहाँ से आ गया? मैं समझाती हूँ। असल में हमारे वातावरण में लगातार कॉस्मिक रेज आती हैं। ये रेज नाइट्रोजन के साथ टकराकर कार्बन 14 का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाती हैं। ओके। अब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए इस कार्बन 14 को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जानवर और इंसान उन पौधों को खाते हैं। राइट, फूड चेन के थ्रू वो कार्बन हमारे अंदर आ गया। सही पकड़ा। तो जब तक एक जीव जिंदा है उसके अंदर कार्बन 14 का एक निश्चित लेवल हमेशा बना रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी मौत होती है नया कार्बन आना बंद हो जाता है। क्योंकि वो खाना पीना बंद कर देता है। बिल्कुल। और जो पहले से मौजूद कार्बन 14 है वो एक फिक्स्ड रेट से डीके होने लगता है, यानी घटने लगता है। इस डीके की रफ्तार इतनी सटीक होती है कि किसी पुरानी हड्डी में बचे हुए कार्बन 14 को नापकर हम एकदम एग्जैक्ट डेट निकाल सकते हैं। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि मौत के बाद एक मॉलिक्यूलर क्लॉक टिक करना शुरू कर देती है। हाँ, ये नेचर की अपनी एक चलती घड़ी है। इसमें सब्जेक्टिविटी का कोई चांस ही नहीं है। तो ये तो हो गया प्री हिस्ट्री का सॉलिड प्रूफ। पर जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां से लिखावट और सिक्कों का दौर शुरू होता है, जिसे शायद एपिग्राफी और न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। हाँ, इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेखों की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं और सिक्कों की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स। इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है, जैसे पेज पर इंस्क्रिप्शन लिखो, नया सिक्का। नया सिक्का मतलब न्यूमिस्मेटिक्स। सही है। और भारत के सबसे पुराने सिक्के आहत या पंच मार्क्ड कोइंस थे,
जो मोस्टली चांदी के बने होते थे। मैं खास तौर पर अशोका की इंस्क्रिप्शंस के बारे में सोच रहा था। इन इंस्क्रिप्शंस में ऐसा क्या था जिसने इतिहास का इतना बड़ा हिस्सा सुलझा दिया? अशोका के इंस्क्रिप्शंस इसलिए इतने अहम नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई नई जमीन जीतने का जिक्र किया, बल्कि इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उस वक्त के सामाजिक और नैतिक कानून का एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन थे जनता के साथ। एक डायरेक्ट नोटिस बोर्ड की तरह। बिल्कुल। सदियों तक वो पत्थर और खंबे वहीं खड़े रहे, लोग उन्हें देखते थे पर पढ़ नहीं सकते थे। फिर 1837 में जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी और खरोष्ठी लिपि को डिसाइफर किया। 1837 में? हाँ, तो अचानक से एक गूंगी सभ्यता को आवाज मिल गई। सिर्फ राजकीय आदेश ही नहीं, बल्कि जैसे ईरान इंस्क्रिप्शन है जो 510 एडी का है। उसमें क्या खास था? उसमें हमें सती प्रथा का पहला लिखित सबूत मिलता है। ये अभिलेख हमें डायरेक्ट बताते हैं कि उस वक्त समाज की संरचना कैसी थी, औरतों की स्थिति कैसी थी। मतलब हम सीधा उनकी आवाज सुन रहे हैं। जैसे फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस ने जब हिस्टोरिया लिखी थी, तब उनका मकसद भी यही था कि घटनाओं का कारण और प्रभाव समझा जाए। सही बात है। पर इन रिटन रिकॉर्ड्स और मेटल के आविष्कारों से ना बहुत पहले एक लंबा दौर था जहां इंसान पूरी तरह से पत्थरों पर निर्भर था। अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करें, जिसे हम पत्थर का युग कहते हैं, राइट, जहां इंसान सिर्फ एक शिकारी था, तो उनका विकास बड़ा धीमा लगता है यार। मतलब लाखों साल तक वो बस क्वार्ट्जाइट पत्थरों के बड़े और अनपॉलिश्ड औजार जैसे हैंड एक्सेस बनाते रहे। हाँ, प्रोग्रेस बहुत स्लो थी तब। और वैसे इन पेलियोलिथिक टूल्स को सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में खोजा था। अच्छा, तो इस लंबी रुकावट के बाद अचानक आग का आविष्कार कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था? हम अक्सर कहते हैं कि आग ने रोशनी दी, गर्माहट दी, पर इसका असल एवोल्यूशनरी प्रभाव क्या था? आग ने दिमाग का विकास किया, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। वेट, आग जलाने से दिमाग का विकास कैसे हो गया? देखिए, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से सोचें तो जब इंसान कच्चा मीट और कच्ची सब्जियां खाता था, तो उसके शरीर की ज्यादातर एनर्जी उस खाने को पचाने में यानी डाइजेशन में लग जाती थी। कच्चा खाना पचाना बहुत मेहनत का काम है। ओह, ओके। तो आग पर खाना पकाने का मतलब था कि आधी पचन क्रिया यानी डाइजेशन पेट के बाहरी हो गया। पका हुआ खाना नरम था और उसमें से कैलोरीज निकालना आसान था। तो पेट की एनर्जी बच गई? बिल्कुल। और इस बची हुई एनर्जी ने इंसानी दिमाग को बड़ा होने में मदद की। दिमाग एक बहुत ही एनर्जी हंग्री ऑर्गन है। बिना आग पर पके खाने के आधुनिक इंसान के दिमाग का आकार इतना बड़ा होना साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं था। क्या बात कर रहे हो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आग एक तरह से एक्सटर्नल स्टमक की तरह काम कर रही थी। सही पकड़ा। साथ ही आग ने रात को दिन में बदल दिया। अब लोग आग के आसपास बैठकर इंटरैक्ट कर सकते थे, जिससे लैंग्वेज और सोशल बॉन्डिंग का विकास हुआ। भीमबेटका की गुफाओं में जो हमें सबसे पुरानी केव पेंटिंग्स मिलती है ना, हाँ, भीमबेटका, वो इस आग के आविष्कार से मिले फुर्सत के समय और उसी कॉग्निटिव विकास का नतीजा है। ये बहुत ही नया नजरिया है देखने का। तो जब ब्रेन पावर बढ़ी, तभी हम मेसोलिथिक एज देखते हैं, यानी वर्जन 2.0, जहां पत्थर के औजार छोटे और शार्प हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा शिफ्ट जो मुझे दिखता है, वो किसी टूल का नहीं बल्कि बायोलॉजी का था। कुत्तों को पालना। डॉग डोमेस्टिकेशन। हाँ, मतलब एक शिकारी इंसान जो जंगल में हर जानवर को खाने के नजरिए से देखता था, उसने अचानक भेड़ियों को अपना साथी कैसे बना लिया? ये म्यूचुअल को एवोल्यूशन का बड़ा ही शानदार उदाहरण है। इंसान ने कुत्तों को नहीं चुना, बल्कि सच तो ये है कि कुत्तों ने इंसान को चुना। कुत्तों ने इंसान को चुना? ये कैसे? जो भेड़िए थोड़े कम आक्रामक थे, जिनके अंदर नेचुरली स्ट्रेस हार्मोन्स कम थे, वो इंसानी कैंप के आसपास बचे हुए खाने की तलाश में आने लगे। इंसान ने उन्हें मारा नहीं, क्योंकि शायद उन्हें उनसे खतरा नहीं लगा। हाँ, और इंसान को जल्दी ये समझ आ गया कि इन भेड़ियों के सूंघने और सुनने की क्षमता उसकी खुद की क्षमता से कहीं ज्यादा है। रात के अंधेरे में किसी खतरनाक जानवर के आने पर ये भौंककर अलर्ट कर देते थे। एग्जैक्टली। और बदले में इंसान उन्हें आग की गर्माहट और खाना देता था। ये पहला अलायंस था दो अलग प्रजातियों के बीच। आदमगढ़ और बागोर में पशुपालन के जो सबसे पहले सबूत मिलते हैं, वो यही बताते हैं। इंसान को समझ आ गया था कि जानवरों को मारने से ज्यादा जिंदा रखने में फायदा है। जिसे एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे आग लगी, कुत्ता पाला, पहिया घुमा, खेती की। बड़ी मजेदार ट्रिक है ये। और इसी खेती में यानी एग्रीकल्चर ने इंसान को न्यूलिथिक एज की तरफ धकेला, जिसे सबसे बड़ा अपडेट कह सकते हैं। पर अगर हम लॉजिकल होके सोचे ना, हाँ, तो खेती एक ट्रैप भी तो हो सकती है। ट्रैप? कैसे? एक हंटर गैदरर की लाइफ में आजादी थी। वो थोड़े घंटे शिकार करता था और फिर आराम करता था। खेती ने इंसान को एक ही जगह बांध दिया, सुबह से शाम तक मिट्टी में काम करने पर मजबूर कर दिया।
तो आखिर इंसान ने अपनी आज़ादी छोड़कर ये मेहनत वाला काम क्यों अपनाया? ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। असल में खेती इंसान ने किसी शौक से नहीं अपनाई थी, बल्कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से एक मजबूरी बन गई थी। क्लाइमेट चेंज? जी। उस दौर में? हाँ, आइस एज खत्म हो रही थी, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, और जो बड़े जानवर थे जिन पर इंसान शिकार के लिए निर्भर था, वो या तो मर रहे थे या ठंडी जगहों पर माइग्रेट कर रहे थे। जिंदा रहने के लिए कैलोरी का कोई नया स्रोत चाहिए था। ओह, तो सर्वाइवल की बात थी। बिल्कुल। मेहरगढ़ जैसी जगहों पर हमें एग्रीकल्चर, खास तौर पर गेहूं और जौ के शुरुआती सबूत मिलते हैं। इसका मतलब है इंसान ने घास के बीजों को उगाना सीख लिया था। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सच में एक ट्रैप था। क्योंकि फसल बोने से लेकर काटने तक आपको वहीं रुकना पड़ेगा। सही कहा। किसान को महीनों एक ही जगह रहना पड़ता था फसल की रखवाली के लिए। और जब लोग एक ही जगह रुकने लगे तो इसने पूरे समाज का स्ट्रक्चर ही बदल दिया होगा, राइट? क्योंकि अब आ गए थे जमीन पर अधिकार के झगड़े। ये मेरा खेत है, वो तुम्हारा खेत है। बिल्कुल सही। पहले कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि भटकते हुए लोग कुछ लंबा जमा नहीं कर सकते थे। खेती ने सरप्लस फूड दिया, मतलब जरूरत से ज्यादा खाना। और सरप्लस फूड का क्या असर हुआ? सरप्लस फूड का मतलब था कि अब समाज के हर एक इंसान को खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग किसान बने, और जो बाकी बचे उन्होंने बर्तन बनाने, पहिया बनाने या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम शुरू किया। यहीं से लेबर का डिवीजन शुरू हुआ। ओह वाह, तो सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होने लगी थी। हाँ, और इस सरप्लस फूड का हिसाब रखने की जरूरत पड़ने लगी, जिसने आगे चलकर लिखावत यानी राइटिंग का आविष्कार करवाया। एक और एग्जाम्पल दूं, कश्मीर के बुरजा होम का उदाहरण इस बदलाव का आईना है। बुरजाओं में क्या मिला? वहां लोग जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर पिट हाउसेज में रहते थे, ताकि कड़ी ठंड से बच सके। और सबसे हैरानी की बात, वो अपने कुत्तों को अपने साथ ही दफनाते थे। वेट, कुत्तों को साथ दफनाते थे? ये तो दिखाता है कि एक परमानेंट सेटलमेंट और जानवरों के साथ भावनात्मक रिश्ते पूरी तरह से जड़ें जमा चुके थे। बिल्कुल। तो एग्रीकल्चर ने सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर दे दिया। लेकिन पत्थर के औजारों की अपनी एक लिमिट थी। आप पत्थर की कुल्हाड़ी से कितने ही जंगल काट लेंगे? फसल बढ़ाने के लिए तो और नई जमीनों की जरूरत थी। सही पॉइंट है। शायद इसीलिए इंसान को पत्थर से आगे बढ़कर धातु यानी मेटल की तलाश करनी पड़ी। और यहां एंट्री होती है चाल्कोलिथिक एज की, जहां इंसान को तांबा यानी कॉपर मिला। इसे हम हाइब्रिड मॉडल भी कह सकते हैं ना। जैसे हाइब्रिड कार्स पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों पे चलती हैं, वैसी उस दौर में लोग पत्थर और तांबे दोनों के टूल्स यूज कर रहे थे। हाँ, एकदम सही एनालॉजी है ये। स्टोन और कॉपर दोनों का यूज एक साथ चल रहा था। लेकिन यहां मुझे सबसे बड़ा सवाल दिखता है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। अगर उन्हें मेटल जैसी एडवांस चीज मिल गई थी, तांबे को पिघलाकर आकार देना आ गया था, तो उनका विकास तेजी से होना चाहिए था। फिर यह सभ्यता एकदम से गांव तक ही सीमित क्यों रह गई? उन्होंने इंडस वैली जैसे बड़े शहर क्यों नहीं बनाए? ये मेटलर्जी और फिजिक्स का बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, तांबा धरती पर सबसे आसानी से मिलने वाली और पिघलने वाली धातुओं में से एक है। इंसान ने आग पर कंट्रोल इतना बेहतर कर लिया था कि वो कॉपर ओर से प्योर मेटल निकाल सकता था। ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये थी कि प्योर कॉपर का यील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, यानी वो प्रैक्टिकली बहुत नरम होता है। एक तांबे की कुल्हाड़ी से जब आप किसी बड़े पेड़ को काटने जाएंगे ना, तो पेड़ कम कटेगा और कुल्हाड़ी ज्यादा मुड़ जाएगी। ओह राइट, कॉपर बहुत सॉफ्ट होता है। और उस वक्त उन्हें तांबे में टिन मिलाकर ब्रॉन्ज यानी कांसा बनाना नहीं आता था। इस नरम धातु की वजह से वो बड़े जंगल क्लियर नहीं कर पाए, और ना ही डीप प्लाउइंग यानी मिट्टी को गहराई तक खोद पाए। इस लिमिटेड खेती की वजह से उनका फूड सरप्लस एक लेवल पर आकर रुक गया, जिससे सीधा उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ पर ब्रेक लग गया होगा। एग्जैक्टली। तो टेक्नोलॉजी के इस मिसिंग लिंक ने उन्हें बड़े शहर बनाने से रोक दिया। और उस पर मैंने पढ़ा है कि उनके पास पक्की ईंटों यानी बर्न्ट ब्रिक्स का भी आविष्कार नहीं हुआ था। सही पकड़ा आपने। बड़े शहर बनाने के लिए एक ऐसी बिल्डिंग मटेरियल चाहिए जो बहुत मजबूत हो और लंबा चले। पर चाल्कोलिथिक लोग तो मिट्टी और छप्पर के घरों में ही रहते थे। पक्की ईंटें बनाना एक बहुत कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है, जिसमें टेम्परेचर का प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए होता है, जो उनके पास नहीं था। से ग्रामीण सभ्यता यानी रूरल सिविलाइजेशन ही बनकर रह गई। हालांकि खेती के मामले में उन्होंने काफी तरक्की की। दालें, ज्वार और मिलेट्स उगाना शुरू कर दिया था, और जानवरों का इस्तेमाल सिर्फ मीट के बजाय अब उनके दूध के लिए भी होने लगा था। अगर इस दौर की अलग अलग कल्चर्स को देखें, इसके लिए भी एक ट्रिक है जो काफी पॉपुलर है। राज ने आहार खाया, महा ने जोर लगाया। हाँ, ये याद रखने के लिए बढ़िया है। आहार कल्चर राजस्थान में थी, जिसे ताम्बवती भी कहा जाता था,
क्योंकि वहाँ तांबे की बहुत भरमार थी। और जोरवे कल्चर महाराष्ट्र में थी, जिसमें इनाम गांव और दायमाबाद जैसी बड़ी सेटलमेंट्स मिली हैं। मैंने पढ़ा है दायमाबाद में तांबे का एक पूरा रथ यानी कॉपर चैरियट मिला है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उन्हें मटेरियल वीकनेस के बावजूद मेटल कास्टिंग में बहुत महारत हासिल हो गई थी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की मालवा कल्चर थी, जहां नवदतुली में सबसे बेहतरीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसे HD संकालिया ने खोजा था। ये वही लोग थे ना जो मिट्टी के बर्तनों पर सफेद रंग से पेंटिंग करते थे? हाँ, जिसे हम आर्कियोलॉजिकली ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी कहते हैं। सब कुछ एक धीमी रफ्तार से पर लगातार विकास कर रहा था इस दौर में। लेकिन फिर भी इन सभ्यताओं का आखिर में पतन हो गया। ऐसा क्या हुआ कि तांबा होने के बावजूद ये लोग टिक नहीं पाए? किसी भी सभ्यता का पतन न कभी एक सिंगल इवेंट नहीं होता। ये कई कन्वर्जिंग फैक्टर्स का नतीजा होता है। चाल्कोलिथिक कल्चर्स के केस में सबसे बड़ा दुश्मन उनका क्लाइमेट बना। उस दौर में लगातार कई सालों तक भयंकर सूखा पड़ने लगा था। और उनके पास नहरें या इरिगेशन तो होगी नहीं। सही कहा, डीप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी नहीं थी तो खेती पूरी तरह से तबाह हो गई। दूसरा सबसे बड़ा कारण था उनके ज्ञान के संचार का ना होना। उन्हें लिखना नहीं आता था। तो मतलब ओरल हिस्ट्री पे डिपेंड करते थे? हाँ, तो जब कोई बड़ी आफत आती थी और एक्सपीरियंस्ड लोग मर जाते थे तो उनका ओरल ज्ञान उनके साथ ही चला जाता था। एक नई आने वाली जेनरेशन को कई चीजें जीरो से शुरू करनी पड़ती थी। ये तो सच में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और तीसरी और सबसे बड़ी आफत थी आयरन यानी लोहे का अज्ञात होना। तांबे के लोग जब तक सूखे और बीमारियों से लड़ रहे थे, तब तक दूसरी जगहों पर लोहे जैसी सख्त धातु और पक्की ईंटों वाली इंडस वैली जैसी सभ्यताओं का आगमन हो रहा था। ये तांबे के लोग उस तेज रफ्तार आधुनिकता में खप नहीं पाए। ये पूरा विश्लेषण सच में अतीत को देखने का हमारा नजरिया बदल देता है। अगर हम आप पीछे मुड़कर देखें तो इंसान लगातार नेचर के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा था। गुफाओं के अंधेरे से निकलकर आग को अपनी ताकत बनाना, भेड़ियों के साथ म्यूचुअल सर्वाइवल की संधि करना और फिर खेती करके अपनी आज़ादी की कीमत पर एक स्थायी समाज का निर्माण करना। बिल्कुल, सर्वाइवल का लगातार सफर। और जब पत्थर ने जवाब दे दिया तो धातु को पिघलाकर एक नया दौर शुरू करना। हालांकि कॉपर उन्हें शहर तो नहीं दे पाया, पर उसने मेटलर्जी के दरवाजे जरूर खोल दिए, जिसके चलते बाद में कांसा और लोहे ने इंसानी दुनिया का आकार ही बदल दिया। ये कहानी हमें साफ बताती है कि एक परफेक्ट टेक्नोलॉजी आने से पहले इंसान को कितने फेल्ड एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता है। और यही हिस्ट्री की सबसे बड़ी सीख है जिसे हमें आगे ले जाना चाहिए। हर नया आविष्कार उस वक्त की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, लेकिन साथ ही एक नई समस्या भी पैदा कर देता था। हाँ, चेन रिएक्शन की तरह। खेती ने हमें जिंदा रखा तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और महामारियां ले आई, क्योंकि लोग पास पास रहने लगे थे। तांबे ने औजार तो दिए, पर पर्यावरण और खेती की सीमित क्षमता को पूरी तरह नहीं तोड़ पाया। एवोल्यूशन का ये व्हील हमेशा नई सॉल्यूशंस और नई प्रॉब्लम्स के आपस में टकराने से ही घूमता रहता है। सही बात है। अब इस पूरी चर्चा को सुनते हुए एक अजीब सा विचार मेरे जहन में आ रहा है, जो मुझे लगता है किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या विचार है? हमने इतनी देर पत्थरों, हड्डियों और तांबे के उन औजारों की बात की जो हजारों साल जमीन के अंदर आसानी से दबे रहे। हाँ, और उन्हीं से हमने इतिहास बनाया। राइट। आज वही पत्थर हमें बता रहे हैं कि वो एंशिएंट लोग कैसे थे। उनकी सभ्यता कितनी भी पुरानी हो, पर वो ठोस थी, फिजिकल थी। लेकिन अब जरा आज के इस आधुनिक दौर को देखिए। ओके। हमारी पूरी दुनिया, हमारी मेमोरी, हमारा सारा ज्ञान, हमारी बैंकिंग, सब कुछ क्लाउड सर्वर्स पर मैग्नेटिक जीरोज और वंस के रूप में मौजूद है। हम प्लास्टिक्स या ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो या तो पोल्यूशन का फैलाती हैं या डिग्रेड हो जाती हैं। ये तो एकदम सच है। अगर किसी वजह से कोई बड़ा सोलर फ्लेयर आ जाए या मान लीजिए ग्लोबल एनर्जी ग्रिड हमेशा के लिए कोलैप्स हो जाए और हमारी सभ्यता किसी दिन पतन की तरफ चली जाए, तो जरा सोचिए हजारों साल बाद आने वाले आर्कियोलॉजिस्ट्स हमारे इस डिजिटल दौर को कैसे पढ़ेंगे। ये तो सच में बहुत डरा देने वाला ख्याल है ना? क्या लगातार बदलती इस सिलिकॉन एज का कोई ठोस सबूत उन आने वाली सदियों के पास बचेगा, या फिर बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी ये इतनी महान और आधुनिक कहानी इतिहास के पन्नों से किसी करप्टेड फाइल की तरह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी? एक पूरी सभ्यता गायब हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इस विकास के पूरे सफर को एक नए परिप्रेक्ष्य में रख देता है। हम उन गुफा वाले लोगों से शायद ज्यादा फ्रैजाइल हैं। आज की इस गहन चर्चा को हम इसी सोच विचार वाले विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। जब भी हम किसी आधुनिक शहर का ब्लूप्रिंट देखते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल,
जैसे ग्रिड सिस्टम हो गया या पक्की सड़कें। हाँ, और अंडरग्राउंड सीवर लाइन भी। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये हमारी आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी जीत है। सही कहा। और आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि ये जो सटीकता है या ये सुव्यवस्थित ढांचा है, ये केवल इसी सदी की देन है। मतलब हमारी धारणा ये रहती है कि इतिहास में हम जितना पीछे जाएंगे, मानव सभ्यता उतनी ही अव्यवस्थित और शायद आदिम होती जाएगी, है ना? बिल्कुल। हम सोचते हैं कि पहले के लोग तो बस जंगलों में भटकते होंगे, लेकिन यहीं पर इतिहास हमें सबसे बड़ा झटका देता है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद भी यही है। आज हमारे सामने जो मास्टर क्लास नोट्स हैं, अगर उन पर गौर किया जाए तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। हाँ, मतलब ये नोट्स हमें भारत के प्राचीन इतिहास के 3 सबसे महत्वपूर्ण चरणों की एक बहुत ही डिटेल्ड और स्टेप बाय स्टेप यात्रा पर ले जाते हैं। बिल्कुल। हम 5000 साल पुराने उन स्मार्ट शहरों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एक नई धातु की खोज ने समाज को पूरी तरह बदल दिया, और अंत में उस दौर पे पहुंचेंगे जहां दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक विद्रोह हुए। मतलब ये कल्पना करना भी कितना रोमांचक है ना, कि जिस समय दुनिया के कई हिस्सों में मानव बस्तियां सिर्फ गुफाओं तक सीमित थीं, उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में लोग पक्की ईंटों के शहरों में रह रहे थे। यार सच में दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। 5000 साल पहले का वो समय। हाँ, तो इसकी खोज की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और फिर ठीक अगले साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो ढूंढ निकाला। और फिर जॉन मार्शल ने इसे आधिकारिक तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनका नगर नियोजन। मतलब टाउन प्लानिंग का वो स्तर अचंभित करने वाला था। बिल्कुल। उनकी सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री के समकोण पर काटती थीं। हाँ, जैसे आज के न्यूयॉर्क या हमारे चंडीगढ़ में जो ग्रिड सिस्टम दिखता है, वो उस समय वहां मौजूद था। और नालियां पक्की ईंटों से बनी थीं और पूरी तरह से ढकी हुई थीं। और हर घर में एक कुआं और स्नानागार का होना व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति उनकी गहरी समझ को दिखाता है। मतलब ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक विकसित अर्बन साइकोलॉजी थी। और इसी अर्बन साइकोलॉजी का एक और बेहतरीन उदाहरण उनके घरों का डिजाइन था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि घरों के मुख्य दरवाजे कभी भी मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। बिल्कुल, वो हमेशा पीछे की गली में खुलते थे। सिर्फ लोथल शहर इसका अपवाद था, वहां मुख्य सड़क पर दरवाजे थे। अच्छा, तो इसके पीछे की सोच क्या रही होगी? सोचिए ना, मुख्य सड़क की धूल, शोर और भारी यातायात से बचने का एक शानदार मॉडल था। ये दिखाता है कि वो लोग सिर्फ रहने के लिए घर नहीं बना रहे थे, बल्कि अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत जागरूक थे। ओहो, क्या बात है। और व्यापारिक नेटवर्क की बात की जाए तो वो मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, वहां तक फैला था। लेकिन यहाँ एक पहेली है, बिना किसी मुद्रा के इतने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता था? मतलब कोई सिक्के नहीं, कोई कागजी नोट नहीं। हाँ, तो जब मुद्रा नहीं होती है तो अर्थव्यवस्था बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय पर निर्भर करती है। सिंधु घाटी के लोगों ने कपास, लकड़ी और मसालों के बदले मेसोपोटामिया से कीमती धातुएं हासिल की। लेकिन ये व्यवस्था सिर्फ सामान की अदला बदली तो नहीं हो सकती ना, इसके लिए तो बहुत ज्यादा भरोसे की जरूरत होती है। बिल्कुल, और एक स्टैंडर्ड माप-तौल प्रणाली की भी। पुरातात्विक खुदाई में जो बाट और तराजू मिले हैं, वो बताते हैं कि उनके पास एक बेहद सटीक प्रणाली थी। मतलब हजारों किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी ईंटों का अनुपात और बांटों का वजन बिल्कुल एक समान था। हाँ, यही तो कमाल है। ये मानकीकरण ही बिना सिक्कों के इतनी जटिल अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहा था। और समाज का ढांचा भी काफी अलग था। भौतिक साक्ष्य बताते हैं कि ये एक मात्र सत्तात्मक समाज था। और वे कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज के लोग थे, जिन्हें लोहे का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन तांबे और कांसे के उपयोग में वे माहिर थे। धर्मों की बात करें तो पशुपति शिव, मातृदेवी और एक सींग वाला गेंडा, जिसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं, उसकी पूजा के साक्ष्य मिले। और सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि खुदाई में कोई बड़े हथियार नहीं मिले। हाँ, जो इस सभ्यता के बेहद शांतिपूर्ण होने का सीधा संकेत देता है। लेकिन एक रहस्य जो आज भी बरकरार है वो है उनकी लिपि, बोस्ट्रोफिडन। अरे हाँ, बोस्ट्रोफिडन। इसके लिखने का तरीका बहुत अनोखा था ना। बिल्कुल, पहली लाइन दाएं से बाएं लिखी जाती थी और दूसरी लाइन बाएं से दाएं। और विडंबना ये है कि ये लिपि आज तक दुनिया के किसी भी विशेषज्ञ द्वारा पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए इसे प्रोटो हिस्टोरिक काल में रखा जाता है, जहां हमारे पास भौतिक साक्ष्य तो हैं, इमारतें हैं, मोहरें हैं, लेकिन उनका अपना लिखा हुआ इतिहास हम पढ़ ही नहीं सकते। सही कहा। अब अगर हम इन प्रमुख स्थलों को याद रखने की बात करें तो हमारे मास्टर क्लास नोट्स में कुछ बहुत ही मजेदार मेमोरी ट्रिक्स दी गई हैं। हाँ, वो ट्रिक्स सच में बहुत काम किए हैं। जैसे हड़प्पा, जो रावी नदी के तट पर था, वहां विशाल अन्नागार मिले। और मोहनजोदाड़ो,
जो सिंधु नदी के किनारे था, जिसका अर्थ ही मुर्दों का टीला है, वहां से विशाल स्नानागार, कासे की नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्तियां मिली हैं। इसके लिए वो ट्रिक थी ना, ग्रेट पशुपति ने दाढ़ी वाले को ब्रॉन्ज देकर नचाया। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी ट्रिक थी लोभी मौसी का हरा कंघा। हाँ, जिससे नदियां और शहर याद रहते हैं। जिसे लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा एक विशाल बंदरगाह था। वहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं और डॉकयार्ड दिखाता है कि उन्हें समुद्री ज्वार भाटे की बहुत गहरी समझ थी। और राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन से जूते हुए खेत मिले हैं। धौलावेरा तो अपने जल प्रबंधन के लिए यूनेस्को साइट है। मतलब सूखे इलाकों में भी वे विशाल जलाशयों के जरिए पानी सहेजना जानते थे। और हरियाणा का राखीगढ़ी आज भारत का सबसे बड़ा सिंधु स्थल माना जाता है। लेकिन इतनी उन्नत और शांतिपूर्ण सभ्यता का अचानक पतन हो जाना इतिहास का एक बहुत बड़ा और दर्दनाक मोड़ है। हाँ, चाहे वो जलवायु परिवर्तन से हुआ हो या भीषण बाढ़ से, वो 5000 साल पुराने स्मार्ट शहर अंततः मिट्टी में दब गए। और उन खंडरों पर एक नया युग शुरू हुआ। पक्की ईंटों के सुव्यवस्थित शहरों की जगह अब एक ग्रामीण और पशुपालक समाज ने ले ली। यही वो समय था जब आर्यों का आगमन हुआ। मध्य एशिया से आए ये लोग अपने साथ घोड़े, गाय और संस्कृत भाषा लेकर आए। 1500 बीसी से 600 बीसी का ये काल वैदिक काल कहलाता है, जब वेदों की रचना हुई। लेकिन इस वैदिक काल को समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी है। पहला चरण ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 बीसी तक था, और ये समाज सच में बहुत ही लचीला और समावेशी था। हाँ, मतलब महिलाओं की सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं में सीधी भागीदारी थी। और सबसे प्रभावशाली बात थी कर्म पर आधारित व्यवस्था। मतलब कोई जन्म से पुजारी या योद्धा नहीं होता था। बिल्कुल, इंसान अपना पेशा खुद चुन सकता था। एक ही परिवार में पिता कवि हो सकता था, माता चक्की पीसने वाली और बेटा वैद्य। अरे ये तो बिल्कुल आज की मॉडर्न गिग इकोनॉमी या मेरिटोक्रेसी जैसा हो गया ना, जहां इंसान अपनी योग्यता से काम करता है। सही कहा। और ये वैचारिक लचीलापन असल में उनकी घुमंतु अर्थव्यवस्था से जुड़ा था। क्योंकि मुख्य पेशा पशुपालन था और गाय सबसे कीमती संपत्ति थी, जिसे अघन्या का दर्जा प्राप्त था। अघन्या मतलब जिसका वध वर्जित था। अब देखिए, जब समाज घुमंतु होता है, जानवरों के साथ लगातार यात्रा करता है, तो भारी स्थायी संपत्ति जमा करना तो संभव नहीं होता। इसी वजह से कोई कठोर वर्ग भेद या ऊंच नीच पनप नहीं पाई। सर्वाइवल के लिए पूरे कबीले के सहयोग की जरूरत थी, इसलिए महिलाओं और पुरुषों के अधिकार लगभग समान थे। और उनके देवता भी प्रकृति के तत्व थे, जिनमें इंद्र सबसे प्रमुख थे, जिन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा जाता था। लेकिन फिर 1000 बीसी के आसपास एक ऐसी तकनीकी घटना घटी जिसने इस उपमहाद्वीप का सामाजिक ताना बाना हमेशा के लिए बदल दिया। आप लोहे की खोज की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, लोहे की खोज, जिसे प्राचीन ग्रंथों में शाम अयस कहा गया। ये एक असली गेम चेंजर था। इस नई धातु के आने से कुल्हाड़ियों की धार तेज हो गई और गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगल आसानी से साफ किए गए। तांबे के फावड़ों की जगह लोहे के फाल ने ले ली, जो कठोर जमीन को बहुत गहराई तक जोत सकता था। अब समाज पूरी तरह से पशुपालन छोड़कर कृषि पर निर्भर हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तकनीक आमतौर पर प्रगति लाती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे ने समाज को एक तरह से पीछे धकेल दिया। हाँ, यही तो मेरा सवाल था कि तकनीक ने समाज को उन्नत करने की बजाय सामाजिक रूप से पीछे क्यों धकेल दिया? क्योंकि जब खेती मुख्य पेशा बनी तो अनाज का अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। जमीन और अनाज के रूप में विशाल स्थायी संपत्ति का निर्माण हुआ। अच्छा, और फिर उस संपत्ति पर कब्जा होने लगा होगा? बिल्कुल। समाज में ताकतवर वर्ग उभरने लगे और जो वर्ग ताकतवर था वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि ये संपत्ति और सत्ता केवल उनके अपने वंशजों के पास ही रहे। ओहो, तो यहीं से कर्म आधारित व्यवस्था का पतन शुरू हुआ और उसने जन्म आधारित कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब कुछ जन्म से तय होने लगा। योग्यता की जगह रक्त ने ले ली। और संपत्ति को परिवार के भीतर सुरक्षित रखने की इसी चाहत ने महिलाओं की आजादी भी छीन ली। उनकी राजनीतिक भागीदारी खत्म कर दी गई और उन्हें घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया। और सत्ता के इस केंद्रीकरण ने धर्म का स्वरूप भी बदल दिया। अब प्राकृतिक देवताओं की जगह प्रजापति यानी ब्रह्मा मुख्य देवता बन गए। इसके लिए भी हमारे पास एक अच्छी मेमोरी ट्रिक है ना, आईपी एड्रेस। अर्ली वैदिक में आई से इंद्र और लेटर वैदिक में पी से प्रजापति। हाँ, बहुत सही ट्रिक है। और इस दौर में कर्मकांड, बड़े बड़े यज्ञ और भारी पशु बलि का चलन बहुत तेजी से बढ़ गया। ये महंगे यज्ञ असल में पुरोहित वर्ग और शासक वर्ग के बीच सत्ता के गठजोड़ को दिखाते थे, जिसके जरिए आम लोगों पर नियंत्रण रखा जाता था। ये पूरा वैचारिक परिवर्तन हम वेदों के विकास क्रम में स्पष्ट देख सकते हैं। हाँ, वो RSY वाली ट्रिक,
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बिल्कुल। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, जिसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और जिसके 10वें मंडल में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, वो एक सरल प्राकृतिक समाज का प्रतीक है। फिर सामवेद आया, जिसने भारतीय संगीत को जन्म दिया। लेकिन यजुर्वेद तक आते आते यज्ञ और कर्म कांडों के कड़े नियम हावी हो गए। ये एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और सबसे अंत में अथर्ववेद, जो जादू टोना, वशीकरण और चिकित्सा से जुड़ा है। ये दिखाता है कि समाज में असुरक्षा, बीमारियों का खौफ और सामाजिक नियंत्रण की भावना कितनी बढ़ गई थी। उपनिषदों की दार्शनिक चर्चाएं, जिनमें से मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, और महाभारत जैसी विशाल रचनाएं इसी जटिल और संघर्षपूर्ण दौर की उपज हैं। अब देखिए, जब समाज में जाति व्यवस्था इतनी कठोर हो जाए, इंसान को इंसान न समझा जाए और महंगे यज्ञों के नाम पर भारी पशु बलि दी जाने लगे, तो आम इंसान का घुटन महसूस करना स्वाभाविक है। बिल्कुल। एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में पशुओं की बहुत जरूरत थी, लेकिन यज्ञों में उनकी बलि दी जा रही थी। ये एक ऐसा समय था जब एक बड़े वैचारिक विस्फोट की जमीन तैयार हो चुकी थी, और इस घुटन का जवाब किसी हिंसक सैन्य विद्रोह से नहीं मिला, बल्कि एक गहरे दार्शनिक आंदोलन से मिला। ये सच में अभूतपूर्व बौद्धिक क्रांति थी। 2 युवा राजकुमारों ने राजमहल की अपार सुख सुविधाएं त्याग दी, क्योंकि वे समझ चुके थे कि सत्ता इंसान को सच्ची शांति नहीं दे सकती। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इन्होंने वेदों की सर्वोच्च सत्ता और समाज को बांटने वाले जटिल कर्मकांडों को सीधे तौर पर नकार दिया। सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, उनका सफर इसी मानवीय बेचैनी से शुरू हुआ। 563 बीसी में लुम्बिनी में जन्म और फिर 29 साल की उम्र में घर का त्याग, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और फिर 35 वर्ष की आयु में बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें वो सत्य प्राप्त हुआ जिसकी उन्हें तलाश थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में उनका पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध के दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता उनका विशुद्ध वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण था। हाँ, उन्होंने जो 4 आर्य सत्य दिए, वो कोई रहस्यमयी आध्यात्मिक बात नहीं थी। वो सीधे कारण और परिणाम का सिद्धांत है। बिल्कुल। संसार में दुख है, दुख का कारण हमारी असीमित इच्छाएं हैं। दुख को रोका जा सकता है और इसे रोकने का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। ये विचार इतना सीधा था कि इसने मोक्ष के लिए पुरोहितों की आवश्यकता को ही खत्म कर दिया। हर इंसान अपनी मुक्ति का खुद जिम्मेदार बन गया। बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों को प्रतीकों से दर्शाया जाता है। जन्म को कमल या सांड से, घर छोड़ने को घोड़े से, ज्ञान को बोधि वृक्ष से, और अंततः 483 बीसी में कुशीनगर में उनके महापरिनिर्वाण को स्तूप से दर्शाया जाता है। इसी दौरान एक और जबरदस्त दार्शनिक धारा बह रही थी, जैन धर्म। 24 तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा, जिसमें ऋषभदेव पहले थे और पार्श्वनाथ 23वें, और फिर इसे महावीर स्वामी ने अपने वैचारिक शिखर पर पहुंचाया। वर्धमान महावीर का जन्म 540 बीसी में वैशाली के कुंडाग्राम में हुआ था। 30 साल की उम्र में गृह त्याग और 12 साल की घोर तपस्या के बाद जृंबिक ग्राम में उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म का पूरा दार्शनिक ढांचा उनके 5 महाव्रत पर टिका है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। हाँ, और अगर इनके सामाजिक संदर्भ पर गौर किया जाए तो ये उत्तर वैदिक काल के लालच पर सीधा प्रहार था। जैसे अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति इकट्ठा ना करना। बिल्कुल। जब पूरा समाज लोहे की मदद से जमीनें कब्जाने और संपत्ति बटोरने की अंधी दौड़ में शामिल था, तब महावीर ने संपत्ति के त्याग को सबसे बड़ा मानवीय गुण बताया। और पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए इन 4 व्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य, जो मानवीय इच्छाओं पर पूर्ण वैचारिक नियंत्रण का प्रतीक था। अंततः 468 बीसी में पावापुरी में उनका निधन हुआ। इन दोनों अहिंसक आंदोलनों की भारी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण उनकी भाषा का चुनाव था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वैदिक ज्ञान पूरी तरह से संस्कृत में कैद था, जिस पर एक खास वर्ग का नियंत्रण था और जो आम किसानों या व्यापारियों के समझ से बाहर थी। इसीलिए बुद्ध ने जानबूझकर आम लोगों की भाषा पाली का इस्तेमाल किया और महावीर ने प्राकृत भाषा में संवाद किया। ये तो ज्ञान का असली लोकतंत्रीकरण था। और इसी भाषाई जुड़ाव के कारण ये विचार इतनी तेजी से फैले कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान विजेता ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया और अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की शरण ली। लेकिन विचारों को बचाए रखने के लिए महान विचारकों के जाने के बाद उनके दर्शन को संकलित करने के लिए परिषदें या संगीतियां बुलाई गईं। बौद्ध धर्म में ये बैठकें राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में हुई। इसके लिए भी वो ट्रिक है ना। हाँ, RVP के रावण पी के। हाँ।
कश्मीर की चौथी संगीति तक आते आते वैचारिक मतभेदों के कारण बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया। जैन धर्म का भी यही संस्थागत सफर रहा। पाटलिपुत्र और वल्लभी में परिषदें हुईं और अंततः यह धर्म भी श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया। इन परिषदों का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि बौद्ध धर्म के उपदेश त्रिपिटक के रूप में पाली भाषा में संकलित किए गए और जैन धर्म के सिद्धांत आगम ग्रंथों के जरिए प्राकृत भाषा में सुरक्षित किए गए, जो आज भी मौजूद हैं। तो अगर हम प्राचीन इतिहास के इन 3 चरणों को एक साथ देखें तो मानव सभ्यता का एक अद्भुत चक्र समझ आता है। बिल्कुल। शुरुआत होती है सिंधु घाटी के उन सुव्यवस्थित ग्रिड प्लान वाले शहरों से, जहां एक शांत और व्यापारिक समाज फलता फूलता है। फिर प्राकृतिक आपदाओं ने उस युग का अंत किया और आर्यों के प्रवेश के साथ एक ग्रामीण समाज ने आकार लिया। उसके बाद लोहे की खोज ने कृषि तो बढ़ाई, लेकिन संपत्ति की भूख ने एक मुक्त समाज को कठोर जाति व्यवस्था में धकेल दिया। और अंत में उसी सामाजिक घुटन से बुद्ध और महावीर के रूप में महान दार्शनिक विद्रोह पैदा हुए, जिन्होंने दुनिया को वापस अहिंसा और समानता का पाठ पढ़ाया। ये सच में एक बहुत ही गहरी और लंबी यात्रा रही है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार उभर कर आता है जो इतिहास की पूरी समझ को झकझोर सकता है। वो क्या? सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता की वो बोस्ट्रोफिडन लिपि जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, अगर भविष्य में कभी उसे डिकोड कर लिया जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या ये संभव है कि उन प्राचीन मोहरों पर बुद्ध और महावीर के अहिंसा और समानता के विचार पहले से ही दर्ज हों? ओहो, मतलब क्या ये दार्शनिक विद्रोह वास्तव में कुछ नया था, या ये उस 5000 साल पुरानी खोई हुई सभ्यता के शांतिपूर्ण मूल्यों की ही वापसी थी? बिल्कुल। अगर ऐसा हुआ तो इतिहास की पूरी टाइमलाइन एक पल में बदल जाएगी। और इसी गहरे सवाल के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त किया जाता है। ज्ञान की इस यात्रा में अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। अन्वेषण जारी रखिए। अगर हम 600 ईसा पूर्व के भारत का कोई राजनीतिक नक्शा देखें ना, तो वो आज के किसी अखंड देश जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। बिल्कुल नहीं। वो तो मतलब आज के आधुनिक यूरोप जैसा ज्यादा था। हाँ, वही। मतलब 16 बेहद स्वतंत्र और ताकतवर राज्य जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और ये सब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए एक एक तरह के भयानक शीत युद्ध में उलझे हुए थे। सही बात है। और इसी उथल-पुथल वाले दौर में एक आम सा लड़का उभरता है जिसे एक शिक्षक ने मतलब लिटरली सड़क से उठाया था। चाणक्य और चंद्रगुप्त, है ना? जी बिल्कुल। और वही लड़का आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा और व्यवस्थित साम्राज्य खड़ा कर देता है। ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है, क्योंकि सत्ता और कूटनीति का ये जो पूरा परिदृश्य था ना, ये इतना उलझा हुआ है कि इसे सिर्फ राजाओं के नाम या युद्ध की तारीखें रटकर नहीं समझा जा सकता। मैं हमेशा यही सोचती हूँ। एकदम सही कह रही हैं आप। हम लोग अक्सर इतिहास को ना बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट में देखने के आदी होते हैं। मतलब एक राजा था, उसने सेना बनाई, युद्ध लड़ा और बस साम्राज्य बन गया। हाँ, जैसे कि सब कुछ कितना सीधा और आसान हो। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। कोई भी महान साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पे नहीं बनता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे कि पहाड़ कहाँ हैं, नदियों का बहाव किस तरफ है, व्यापारिक मार्ग कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात अर्थशास्त्र। ये जो सूक्ष्म तंत्र होते हैं ना, यही मिलकर तय करते हैं कि कौन सा राज्य महाशक्ति बनेगा और कौन सा इतिहास से मिट जाएगा। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का लक्ष्य भी यही है। हम इन्हीं तंत्रों और व्यवस्थाओं को डीकोड करेंगे। जी, हम देखेंगे कि कैसे उन 16 महाजनपदों में से केवल एक ने, मतलब मगध ने, पूरे भारत को निगल लिया। और ये भी कि कैसे मौर्य साम्राज्य ने एक अभूतपूर्व प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, और उनके पतन के बाद जो दौर आया, उसने भारत को किसी अंधकार युग में नहीं धकेला, बल्कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड हब बना दिया। तो चलिए इस गुत्थी को सबसे पहले उसी 600 ईसा पूर्व के दौर से सुलझाना शुरू करते हैं। हाँ, तो उस समय भारत में 16 बड़े राज्य थे जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। अंग, मगध, कोसल, अवंती, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो उस समय की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। और इनके बारे में जो प्रामाणिक जानकारी है ना, वो हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। जी, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात मुझे लगती है, इनमें से ज्यादातर राज्य उत्तर और मध्य भारत की जो उपजाऊ बेल्ट थी ना, वहीं पर केंद्रित थे। बिल्कुल, गंगा के मैदानों में। हाँ, पर एक राज्य ऐसा था, अश्मक, जो विंध्य पर्वतमाला को पार करके ठेठ दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर बसा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है ना? ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उस समय भी राजनीतिक विस्तार और संसाधनों की जो भूख थी, वो भौगोलिक सीमाओं को लांघ रही थी। एकदम सही। और संसाधनों की ये जो भूख थी ना, यही असल में उनकी शासन प्रणाली को आकार दे रही थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस का तरीका भी इसी से तय हो रहा था? जी। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि प्राचीन भारत का मतलब सिर्फ एक निरंकुश राजा का शासन था, लेकिन उस समय एक बहुत ही जटिल राजनीतिक प्रयोग चल रहा था भारत में। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक तरफ तो मगध और कोसल जैसी राजशाहियां थीं, जहां सत्ता पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती थी, लेकिन दूसरी तरफ वज्जी और मल्ल जैसे राज्य भी थे, जो कि असल में गणतंत्र या रिपब्लिक थे। बिल्कुल।
और इसे याद रखने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। वीएम मशीन से इलेक्शन होता है, वी से वज्जी और एम से मल्ल। अरे वाह, ये ट्रिक तो बहुत ही बढ़िया है ना? वज्जी की जो राजधानी थी वैशाली, वो तो दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र मानी जाती है। वहां फैसले एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी परिषद द्वारा वोटिंग के जरिए लिए जाते थे। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। जी पूछिए। वैशाली के इस लोकतांत्रिक मॉडल की ना बड़ी तारीफ की जाती है कि ये उस समय के हिसाब से बहुत उन्नत था। बिल्कुल था। तो अगर ये व्यवस्था इतनी ही अच्छी थी और जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, तो फिर आगे चल के ये मॉडल मगध जैसी आक्रामक राजशाही के सामने पूरी तरह से ढह क्यों गया? ये दरअसल राजनीतिक विज्ञान का एक बहुत ही निर्मम सच है। देखिए, लोकतंत्र या गणतंत्र में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। हाँ, उसमें समय लगता है। बिल्कुल समय लगता है, बहस होती है, गुटबाजी होती है। तो शांति के समय में तो ये मॉडल बहुत बेहतरीन काम करता है। लेकिन महाजनपदों का वो दौर कोई शांति का दौर तो था नहीं। एकदम नहीं, वो तो निरंतर युद्ध और सैन्य विस्तार का दौर था। जब दुश्मन आपकी सीमाओं पर खड़ा होना, तो आप संसद में बैठ के महीनों तक बहस नहीं कर सकते। हाँ, आपको तुरंत एक्शन चाहिए। वही, और मगध की राजशाही के पास एक निरंकुश और केंद्रीकृत सत्ता थी। उनका जो राजा था वो रातों रात अपनी पूरी सेना को कूच करने का आदेश दे सकता था। मतलब तेज फैसले लेने की इसी क्षमता ने मगध को उन गणतंत्रों पर भारी सैन्य बढ़त दिला दी। बिल्कुल, यही वजह थी कि मगध ने बाकियों को पछाड़ दिया। ये तो बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। तो अंततः इन 16 राज्यों की जो भयंकर गलाकाट प्रतिस्पर्धा थी, उसमें मगध सबसे ऊपर आ गया। जी। अब ये कहा जाता है कि मगध की जीत का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके इलाके में, मतलब आज के छोटा नागपुर पठार के पास, लोहे की विशाल खदानें थीं। हाँ, लोहे का बहुत बड़ा रोल था। लोहे से उन्होंने जंगल काटे, खेती बढ़ाई और घातक हथियार बनाए। लेकिन रुकिए, लोहे की खदानें तो अवंती जैसे अन्य राज्यों के पास भी थी ना? बिल्कुल थी। अवंती की सेना भी बहुत खूंखार मानी जाती थी उस वक्त। तो फिर क्या ये सिर्फ लोहे का कमाल था, या मगध के पास कोई ऐसा रणनीतिक फायदा था जो बाकी सबके पास नहीं था? आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है। सिर्फ संसाधन होना काफी नहीं होता, उस संसाधन की जो सप्लाई चेन है उससे कौन कंट्रोल कर रहा है ये ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, मतलब डिलीवरी कैसे हो रही है? बिल्कुल। मगध की असली ताकत उसका लोहा नहीं बल्कि उसकी नदियां थीं। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण मगध के पास प्राचीन भारत का सबसे बेहतरीन लॉजिस्टिक नेटवर्क था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखिए, उस जमाने में कच्ची सड़कों से 10,000 सैनिकों और भारी हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक दुस्वप्न था। बहुत मुश्किल था। हाँ, बारिश में तो सड़कें वैसे भी खराब हो जाती होंगी। बिल्कुल, लेकिन मगध क्या करता था कि अपनी सेनाओं और व्यापारिक माल को नदियों के जरिए नावों पर लादकर बहुत तेजी से और बहुत कम खर्च में कहीं भी भेज सकता था। हाथियों को आप प्राचीन काल का बैटल टैंक मान सकती हैं। मगध ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जंगली हाथियों को पकड़कर उन्हें अपनी सेना में शामिल किया था। जब सैकड़ों हाथी एक साथ दुश्मन की सेना पे दौड़ते होंगे, तो बड़े से बड़े पैदल सैनिक भी खौफ से भाग खड़े होते होंगे। बिल्कुल, और अगर हम उनके नेतृत्व की बात करें ना, तो मगध के जो शुरुआती राजवंश थे, जैसे कि हर्यंक वंश, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और क्रूर थे। इन राजवंशों को याद रखने के लिए भी वो हसीन नंद वाली ट्रिक है ना, H से हर्यंक, S से शिशुनाग और फिर नंद वंश। जी बिल्कुल, हसीन नंद। तो इसमें जो हर्यंक वंश का इतिहास है वो तो सत्ता के खूनी संघर्ष की जीती जागती मिसाल है। हाँ, संस्थापक बिंबिसार को उसके ही बेटे अजातशत्रु ने मार डाला था, और फिर अजातशत्रु को उसके बेटे उदयन ने मार दिया। हाँ, और श्रोताओं को यह भी याद रखना चाहिए कि इसी उदयन ने पाटलिपुत्र यानी आज के पटना शहर की स्थापना की थी। लेकिन ये जो लगातार पिता की हत्या करके गद्दी हथियाने का सिलसिला था, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता मुझे। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये दरअसल उस समय के सत्ता ढांचे की एक खामी थी जो मगध के लिए एक विकृत तरह का फायदा बन गई। वो कैसे? उस समय प्राइमोजेनेचर यानी सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी मिलने का कोई सख्त कानूनी नियम नहीं था भारत में। इसका मतलब था कि राजा के सभी बेटे गद्दी के दावेदार होते थे। मतलब जो जीता वही सिकंदर? बिल्कुल, ये एक तरह का डार्विनियन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। जो राजकुमार सबसे ज्यादा क्रूर, सबसे चतुर और ताकतवर होता था, वही अपने भाइयों और पिता को रास्ते से हटाकर गद्दी पर बैठता था। तो इस खूनी प्रक्रिया का नतीजा ये हुआ कि मगध की गद्दी पर लगातार ऐसे शासक बैठे जो युद्ध और राजनीति के मास्टरमाइंड थे। उनमें कोई भी कमजोर राजा नहीं था। बिल्कुल सही, और इसी आक्रामकता को फिर नंद वंश ने अपने चरम पर पहुंचा दिया। हाँ, महापद्मनंद, जिसे पहला गैर क्षत्रिय राजा भी माना जाता है, उसने बहुत विशाल साम्राज्य खड़ा किया। जी। लेकिन इस वंश का जो आखिरी राजा था ना, धनानंद, वो बेहद अलोकप्रिय और अहंकारी था। और उसी समय लगभग 326 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिम से इतिहास का सबसे बड़ा भूचाल आ रहा था, सिकंदर का आक्रमण। बिल्कुल। सिकंदर आधी दुनिया को रौंदते हुए आया और झेलम नदी के तट पर पोरस से टकराया। बैटल ऑफ हाइडिस्पीस। हाँ, पोरस की बहादुरी के किस्से तो हम सब जानते हैं कि कैसे सिकंदर उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि सिकंदर की वो सेना जो ग्रीस से लेकर ईरान तक कभी नहीं हारी, वो अचानक ब्यास नदी के तट पर आकर विद्रोह क्यों कर बैठी? ये बहुत ही दिलचस्प घटना इतिहास की। क्या ये सिर्फ भारत की भयंकर गर्मी का असर था या घर की याद आ रही थी उन्हें? मौसम और थकान एक कारण जरूर थे,
लेकिन जो असली कारण था ना, वो मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक था। सिकंदर की सेना वर्षों से लड़ते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। जब वे ब्यास नदी के पास पहुंचे तो ग्रीक सैनिकों के बीच नंद साम्राज्य की विशाल सेना की कहानियां फैलने लगी। अच्छा, उन्हें मगध के बारे में पता चल गया था। बिल्कुल, उन्हें पता चला कि गंगा के पार एक ऐसा राजा बैठा है जिसके पास लाखों की पैदल सेना और हजारों प्रशिक्षित युद्ध हाथियों की एक पूरी दीवार है। बाप रे। अब सोचिए, पोरस के पास तो सिर्फ कुछ 100 हाथी थे और उसी ने सिकंदर की सेना की रूह कपा दी थी। नंदों की उन हाथियों की विशाल सेना का सामना करने की कल्पना ने ही ग्रीक सैनिकों के हौसले पस्त कर दिए। उन्हें लगा कि ये एक ऐसा आत्मघाती युद्ध होगा जिसे जीता नहीं जा सकता। जी, इसी खौफ और लॉजिस्टिक्स की कमी ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सिकंदर के लौटने से जो वो एक राजनीतिक शून्यता या जिसे हम पावर वैक्यूम कहते हैं, वो पैदा हुआ और उसने एक नई कहानी को जन्म दिया। और यहीं से भारतीय इतिहास में प्रवेश होता है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का। बिल्कुल। चंद्रगुप्त ने धनानंद को हटाकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अब जब भी चाणक्य या कौटिल्य का जिक्र होता है ना, तो उनकी जो मशहूर किताब है अर्थशास्त्र, उसका नाम जरूर आता है। जी बिल्कुल आता है। तो मेरा सवाल ये है कि इसका नाम सुन के लगता है कि ये कोई इकोनॉमिक्स या वित्त प्रबंधन की किताब होगी, मतलब जिसमें टैक्स और व्यापार के नियम होंगे। क्या ये धारणा सही है? ये सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। अर्थशास्त्र का दायरा सिर्फ टैक्स और व्यापार तक बिल्कुल सीमित नहीं है। तो फिर इसमें मुख्य रूप से क्या है? ये किताब असल में स्टेट क्राफ्ट पर है, यानी एक राज्य को कैसे चलाया जाए, उसे बाहरी दुश्मनों से कैसे बचाया जाए और उसका विस्तार कैसे किया जाए। ये उसका एक बहुत ही ठंडा, निर्मम और वैज्ञानिक मैनुअल है। मतलब ये राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र नहीं। एकदम सही। इसे आप मैकियावेली की किताब द प्रिंस का प्राचीन भारतीय संस्करण मान सकती हैं। लेकिन सच कहूं तो ये उससे कहीं ज्यादा विस्तृत है। चाणक्य ने इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजा का अंतिम लक्ष्य सिर्फ सत्ता को बनाए रखना है और इसके लिए साम दाम दंड भेद किसी भी साधन का इस्तेमाल जायज है। तो ये सिर्फ टैक्स के बारे में नहीं था, बल्कि कूटनीति और जासूसी के बारे में था। बिल्कुल। मौर्य प्रशासन का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू था ना, वो था उनका खुफिया तंत्र, यानी उनकी जासूसी का नेटवर्क। अच्छा। वो कैसे काम करता था? ये कोई साधारण जासूसों की टीम नहीं थी। मौर्य काल में जासूस अलग अलग वेश में पूरे साम्राज्य में फैले होते थे। मतलब कोई व्यापारी बनकर घूम रहा है, कोई सन्यासी बनकर, तो कोई ज्योतिषी बनकर। अरे वाह। और वे सिर्फ बाहरी दुश्मनों पर नजर नहीं रखते थे, खुद मौर्य साम्राज्य के अपने मंत्रियों और अधिकारियों पर भी नजर रखी जाती थी कि कहीं कोई भ्रष्टाचार या बगावत तो नहीं कर रहा। मतलब राजा की रसोई से लेकर दरबार तक सब कुछ इस नेटवर्क के दायरे में था। ये तो आज की किसी भी आधुनिक सर्विलांस स्टेट से कम नहीं लगता मुझे। एकदम सही कहा आपने। ये एक अविश्वसनीय स्तर का माइक्रो मैनेजमेंट था। मौर्य प्रशासन ने पूरे उपमहाद्वीप को सिर्फ एक केंद्र यानी पाटलिपुत्र से नियंत्रित करने की कोशिश की। और चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार आए, जिन्हें अमित्रघात या दुश्मनों का नाश करने वाला भी कहा जाता था। जी, और बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को काफी संरक्षण दिया था, जो कि भाग्य पर बहुत विश्वास करते थे। और फिर बिंदुसार के बाद वो राजा आए जिन्होंने युद्ध के अर्थ ही बदल दिए, महान अशोक। बिल्कुल, 261 ईसा पूर्व का वो कलिंग युद्ध। हाँ, कलिंग युद्ध के भारी खून खराबे ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया और उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध न करने की कसम खाई। भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष का रास्ता अपनाया। जी, और ये बात उनके 13वें शिलालेख में दर्ज है। अशोक के इस धम्म नीति की ना बहुत चर्चा होती है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या धम्म वास्तव में बौद्ध धर्म का ही दूसरा नाम था, जिसे अशोक पूरे देश पर थोपना चाहते थे? नहीं, इसे बौद्ध धर्म समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। अशोक का धम्म एक बहुत ही चालाक और दूरदर्शी राजनीतिक उपकरण था। वो कैसे? जरा आप अशोक की राजनीतिक स्थिति की कल्पना कीजिए। उनके पास एक ऐसा साम्राज्य था जो आज के अफगानिस्तान से लेकर नीचे कर्नाटक तक फैला था। हाँ, बहुत ही विशाल। और इसमें अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और मान्यताओं वाले लोग रहते थे। इतनी विविध आबादी को आप सिर्फ तलवार के डर से या एक धर्म थोपकर एक साथ बांधकर नहीं रख सकते। तो उन्हें एक न्यूट्रल विचार चाहिए था। बिल्कुल, अशोक को एक ऐसे विचार की जरूरत थी जो सबको जोड़ सके। धम्म दरअसल एक सिविक रिलीजन या नागरिक आचार संहिता थी। कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं आप इसे। तो इसमें कोई पूजा पाठ के नियम नहीं थे, नहीं। इसमें कोई जटिल दार्शनिक या धार्मिक बातें नहीं थीं। इसमें बहुत ही बुनियादी मानवीय मूल्य थे, जैसे बड़ों का सम्मान करो, नौकरों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार करो और अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे का सम्मान करें। तो ये एक तरह का सोशल ग्लू था जो इस इतने विशाल साम्राज्य को बिखरने से रोकने के लिए बनाया गया था। एकदम सही। और सबसे कमाल की बात मुझे ये लगती है कि अशोक ने इन नियमों को सिर्फ अपने दरबार तक सीमित नहीं रखा। वे भारत के पहले राजा थे जिन्होंने आम जनता से सीधे संवाद करने का तरीका खोजा, अपने शिलालेखों और स्तंभों के जरिए। जी बिल्कुल। उन्होंने साम्राज्य के चप्पे चप्पे पर चट्टानों और पत्थरों पर अपने संदेश गुदवाए, जैसे वो सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ है जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। और यहाँ भी ना उनकी राजनीतिक सूझबूझ दिखाई देती है। ये जो शिलालेख थे, ये संस्कृत जैसी किसी अभिजात्य भाषा में नहीं लिखे गए थे। ये आम जनता की प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और उन्हें ब्राह्मी लिपि में उकेरा गया था,
ताकि आम लोग उन्हें समझ सकें। हाँ, और मुझे याद आ रहा है कि इसे सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जी, यहाँ तक कि साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जहाँ ग्रीक और अरामिक भाषी लोग रहते थे, अशोक ने उन्हीं की भाषाओं और लिपियों में शिलालेख बनवाए। इसका मतलब राजा अपनी प्रजा की भाषा बोल रहा था और उन्हें एक नैतिक जीवन जीने की सलाह दे रहा था। बिल्कुल। वैसे श्रोताओं को इन राजाओं का क्रम याद रखने के लिए आप वो ट्रिक बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल, राजाओं का क्रम याद रखने के लिए CBA यानी चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, और उन्होंने जो धर्म अपनाए उसका क्रम है JAB, जैन धर्म, आजीवक और बुद्ध धर्म। बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। लेकिन इतिहास की एक विडंबना देखिए कि इतना भारी भरकम और केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा जो अशोक के समय अपने चरम पर था, वो उनके जाने के कुछ ही दशकों बाद ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जी, आखिर ऐसा क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य के पतन को अक्सर सिर्फ कमजोर उत्तराधिकारियों से जोड़कर देखा जाता है कि उनके बाद के राजा कमजोर थे, लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही थी? क्या कोई एक शहर जैसे पाटलिपुत्र इतनी विशाल भौगोलिक दूरी को हमेशा के लिए नियंत्रित कर सकता था? आपने बिल्कुल सटीक सवाल उठाया है। देखिए, मौर्य प्रशासन इतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीकृत था ना कि राजा ही सारी व्यवस्था का इंजन होता था। सब कुछ राजा पर निर्भर था। बिल्कुल। जब तक चंद्रगुप्त और अशोक जैसे करिश्माई और ताकतवर लोग उस इंजन को चला रहे थे, तब तक मशीन ठीक काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही केंद्र में नेतृत्व कमजोर पड़ा, इतना बड़ा प्रशासनिक ढांचा अपना ही वजन नहीं संभाल पाया। और फिर दूर दराज के प्रांतों के गवर्नर खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। साम्राज्य की सीमाएं सिकुड़ने लगी और भू राजनीति का एक सीधा सा नियम है, जब भी कोई सत्ता कमजोर होती है तो एक राजनीतिक शून्यता पैदा होती है और बाहरी ताकतें तुरंत उस शून्यता को भरने के लिए अंदर घुस आती हैं। शक आए, पार्थियन आए और अंत में कुषाण आए। इन विदेशी आक्रमणों को याद रखने की ट्रिक है ISPK। जी। तो ऐसा लगता है जैसे बाहर से आने वालों की लाइन लग गई थी। तो क्या ये वाकई भारत के लिए एक पतन का दौर था? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक भ्रांति है। राजनीतिक रूप से ये दौर भले ही खंडित था, लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से ये प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे समृद्ध और चमकदार दौर था। अच्छा जी, इसे आप भारत में वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का पहला वास्तविक दौर कह सकती हैं। तो ये जो बाहर से आ रहे थे, ये सिर्फ लुटेरे नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब मौर्य साम्राज्य टूटा तो बाहर से जो लोग आए वो अपने साथ नए व्यापारिक मार्ग, नई कला और नई तकनीकें लेकर आए। जैसे कि अगर हम इंडो ग्रीक्स की बात करें, तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक्स ने ही चलाए थे। अच्छा, जिन पर राजाओं के नाम और चित्र होते थे। जी, इससे व्यापार में लेन देन का एक बहुत ही स्पष्ट मानक तय हुआ। और अगर हम व्यापार और वैश्वीकरण की बात कर ही रहे हैं, तो कुषाण साम्राज्य का जिक्र करना तो बहुत जरूरी है, खासतौर पर उनके जो सबसे महान राजा थे कनिष्क, उनका। बिल्कुल, कनिष्क का समय बहुत अहम है। कुषाण मूल रूप से चीन के पश्चिमी इलाकों की एक घुमंतू जनजाति यूची से थे। लेकिन उन्होंने जो किया वो तो अर्थशास्त्र का एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने सिल्क रूट पर कंट्रोल कर लिया था। हाँ, रेशम मार्ग की मुख्य नसों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। देखिए, सिल्क रूट उस समय की दुनिया का इंटरनेट था। चीन से लेकर रोम तक का सारा कीमती व्यापार, जैसे रेशम, मसाले, कीमती पत्थर, वो सब इसी रास्ते से होकर जाता था। और कुषाणों ने इस रूट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल, और वहां से गुजरने वाले हर व्यापारी से उन्होंने भारी टोल टैक्स वसूला। बाप रे! अब आप कल्पना कर सकती हैं कि इस टैक्स ने कुषाण साम्राज्य को कितना अमीर बना दिया होगा। हाँ, और यहाँ मैं श्रोताओं के लिए एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो उत्तर इंडो ग्रीक होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो उसका उत्तर कुषाण होगा। एकदम सही पॉइंट है। कुषाणों के पास इतनी दौलत आ गई थी कि उन्होंने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के ढाले। और कनिष्क ने इसी पैसे से बौद्ध धर्म को जबरदस्त संरक्षण भी दिया। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति करवाई और दुनिया भर के विद्वानों को अपने दरबार में जगह दी। जी, ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे चीन के घुमंतू जनजाति का राजा ग्रीक देवताओं की शैली में सोने के सिक्के ढालता है, खुद को ईरानी उपाधियां देता है और भारतीय बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक बन जाता है। ये अपने आप में संस्कृतियों के मिलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब जब उत्तर भारत में कुषाणों का व्यापारिक साम्राज्य फल फूल रहा था, ठीक उसी समय दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में, मतलब आज के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के इलाकों में, एक और स्वदेशी साम्राज्य अपनी जड़ें जमा रहा था। सातवाहन साम्राज्य। जी, सातवाहन, जिनके संस्थापक सिमुक थे और सबसे महान राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी थे। सातवाहनों का उदय भी भारतीय इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है। उन्होंने एक ऐसी प्रशासनिक और आर्थिक नीति की शुरुआत की जिसने आगे चलकर भारत की पूरी सामाजिक संरचना को ही बदल दिया। आप भूमिदान प्रथा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमिदान देने की प्रथा। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ये भूमिदान काम कैसे करता था? क्या ये आज के समय के स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सेज जैसा कुछ था? ये तुलना काफी हद तक सही है। सातवाहन राजा क्या करते थे कि वे जंगलों या गैर कृषि वाली जमीन को ब्राह्मणों या भिक्षुओं को दान में दे देते थे। उनसे कहा जाता था कि आप यहाँ जाइए,
जंगल साफ करवाइए, खेती शुरू करवाइए और इस इलाके से जो भी टैक्स मिलेगा वो आप खुद रखिए। आपको केंद्र सरकार को कुछ नहीं देना होगा। तो इसमें राजा का क्या फायदा था? राजा की सोच ये थी कि बिना अपनी सेना या पैसा लगाए दूर दराज के इलाकों में खेती का विस्तार हो जाएगा और वहां नई बस्तियां बस जाएंगी जो राजा के प्रति वफादार रहेंगी। शुरुआत में तो ये एक शानदार आर्थिक नीति लगती है। अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो रहा है और खेती का दायरा भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, शुरुआत में इससे बहुत फायदा हुआ, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम बहुत गंभीर हुए। अच्छा, वो कैसे? जब आप किसी को जमीन देते हैं और उस पर टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार भी दे देते हैं, तो वो व्यक्ति उस इलाके का एक तरह से छोटा राजा बन जाता है। अरे हाँ। धीरे धीरे इन भूमिदान वाले इलाकों ने केंद्र सरकार से अपनी ऑटोनॉमी या स्वायत्तता हासिल कर ली। जो सत्ता मौर्य काल में एक केंद्र में सिमटी हुई थी, वो अब सैकड़ों छोटे छोटे जमींदारों और सामंतों के हाथों में बंटने लगी। तो इसी प्रथा ने भारत में सामंतवाद या फ्यूडलिज्म की मजबूत नींव रखी। बिल्कुल। जिसने आगे चलकर केंद्रीय साम्राज्यों की ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और हाँ, सातवाहनों के बारे में एक और मजेदार तथ्य है। क्या? इन्होंने सीसा यानी लेड और पोटीन के सिक्के भी चलाए थे। इसकी ट्रिक आप बता सकती हैं। सातवाहन 7 शीशे लाएं। हाँ, शीशे से सीसा याद रहेगा। और एक और बात जो मुझे सातवाहनों के बारे में बहुत यूनिक लगती है वो ये कि ये राजा अपनी माताओं का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी। जी, लेकिन ये सिर्फ नाम तक ही सीमित था। समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक ही था। ये एक बहुत बड़ा अहम मोमेंट है। कोई एक नीति जो कृषि विस्तार के लिए शुरू की गई थी, वो सदियों बाद पूरे देश के राजनीतिक ढांचे को खोखला कर देती है। इतिहास में हमारे एक्शंस के जो अनपेक्षित परिणाम होते हैं ना, वो अक्सर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। जी बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे नदियों के जाल और भौगोलिक फायदों ने मगध को 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनाया। फिर कैसे लोहे की खदानों और कूटनीति के मिश्रण से चंद्रगुप्त का मौर्य साम्राज्य एक विशाल प्रशासनिक ढांचे में तब्दील हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक की धम्म नीति आई। और अंततः कैसे एक अति केंद्रीकृत व्यवस्था के टूटने के बाद सिल्क रूट के व्यापार ने कुषाणों को अमीर बनाया, जबकि दक्षिण में सातवाहनों ने सीसे के सिक्के चलाए और भूमि दान के जरिए सामंतवाद की नींव रख दी। मतलब राजाओं के नाम बदलते गए, लेकिन सत्ता का असली खेल हमेशा संसाधनों पर नियंत्रण का ही रहा। बिल्कुल। हम भले ही अशोक की महानता या कनिष्क की संपदा की बात करें, लेकिन इन महान किरदारों के पीछे भूगोल, व्यापार और अर्थव्यवस्था की जो अदृश्य ताकतें काम कर रही थीं, असली इतिहास तो उन्हीं का है। एकदम सही बात है। और यही बात मुझे एक बहुत ही गहरे और नए विचार की ओर ले जाती है। हमने पूरी चर्चा में बात की कि कैसे इंसानी महत्वाकांक्षा, लोहे के हथियार, नदियां और व्यापार ने साम्राज्यों को बनाया और बिगाड़ा। जी। लेकिन जरा सोचिए, क्या इस पूरे खेल में एक और अदृश्य और खामोश खिलाड़ी मौजूद नहीं था? आप किस ओर इशारा कर रही हैं? आधुनिक वैज्ञानिक और मौसम विज्ञानी अब मानते हैं कि प्राचीन भारत में इन विशाल साम्राज्यों के उदय और पतन का सीधा संबंध भारतीय मॉनसून के पैटर्न में आए सूक्ष्म बदलावों से था। ये बहुत ही दिलचस्प एंगल है ना? मतलब जब बारिश अच्छी हुई तो मगध की उपज बढ़ी, सेना मजबूत हुई और साम्राज्य बन गया। जब मॉनसून कमजोर पड़ा, नदियां सूखीं और अकाल पड़ा, तो बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ठह गए, चाहे उनके पास कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो। तो आप कह रहे हैं कि प्रकृति ने ही सब कुछ तय किया? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन भारत का असली सम्राट कोई इंसान नहीं बल्कि हमारा मौसम था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के क्लाइमेट चेंज के इस दौर में भी उतना ही प्रासंगिक और सोचने लायक है। इस पर हम सबको सोचना चाहिए। तो चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आज से हजारों साल पहले प्राचीन भारत में एक भयानक युद्ध चल रहा है। एक सैनिक के चेहरे पर तलवार लगती है और उसकी नाक कट जाती है। तो जाहिर है आज के समय में ऐसा होने पर हम तुरंत किसी बड़े अस्पताल या प्लास्टिक सर्जन की तरफ भागेंगे। बिल्कुल। लेकिन उस दौर में वो सैनिक एक वैद्य के पास जाता है और वो वैद्य उसके माथे या गाल से त्वचा का एक हिस्सा निकालता है और बड़ी ही बारीकी से उसकी कटी हुई नाक को दोबारा गढ़ देता है। मतलब ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये प्राचीन भारत में हुई दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी का असल वाकया है जो सुश्रुत ने की थी। है ना? ये बहुत चौंकाने वाला है। या फिर जरा समुद्र की लहरों पर राज करने वाले उस चोल साम्राज्य के बारे में सोचिए। मतलब उनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी निजी झील में बदल दिया था। सही कहा। और देखिए, अक्सर इतिहास की किताबों में हम सिर्फ राजाओं के जन्म और मृत्यु की तारीखें रटते रह जाते हैं, लेकिन आज हम इस गहन विश्लेषण में उन पन्नों को खंगालने वाले हैं जो बताते हैं कि प्राचीन भारत ने विज्ञान, कला और कूटनीति में असल में किस तरह काम किया। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। हम प्राचीन भारत के सबसे शानदार दौर के स्रोतों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं।
उत्तर भारत का गुप्त साम्राज्य, दक्षिण भारत के अत्यंत समृद्ध राजवंश और इन दोनों के बीच फली फूली वो वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्रांति। बिल्कुल। और हमें ये समझना होगा कि जब किसी देश में लंबे समय तक शांति होती है और व्यापार से अपार धन आता है, तो वो धन सिर्फ महलों की दीवारों तक सीमित नहीं रहता। वो ज्ञान और तकनीक में कैसे बदलता है, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं। चलिए इस पूरी कहानी के पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं, गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है। क्या सवाल? मतलब किसी काल को स्वर्ण युग सिर्फ इसलिए तो नहीं कहा जा सकता कि उनके खजाने में बहुत सारा सोना था। इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक स्थिरता और अर्थव्यवस्था का ऐसा मॉडल रहा होगा जिसने आम लोगों और विद्वानों को आजीविका की चिंता से मुक्त कर दिया हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। देखिए, इस बात को इस तरह से समझिए, जब कोई समाज हर दिन बाहरी हमलों या आंतरिक विद्रोहों से जूझ रहा होता है, तो उसका सारा पैसा और संसाधन सिर्फ सेना और हथियारों पर खर्च होता है। हाँ, जो कि बहुत लाजमी है। लेकिन गुप्त काल में जो शांति स्थापित हुई, उसने व्यापार के सुरक्षित रास्ते खोले। सिल्क रूट से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक भारतीय व्यापारियों का दबदबा था। वहां से जो मुनाफा आया, उससे समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो दिन रात बस रोटी कपड़े की चिंता से आजाद था। और शायद इसी वर्ग ने वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान में अपना समय दिया होगा, है ना? बिल्कुल। अगर हम इस साम्राज्य की शुरुआत को देखें तो इसकी नींव श्री गुप्त ने रखी थी, लेकिन इस साम्राज्य को एक असली पहचान और शक्ति दिलाने का काम 319 से 334 ईस्वी के बीच चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। यहाँ इसे समझने के लिए एक आधुनिक उपमा दी जा सकती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में किसी स्टार्टअप कंपनी की नींव कोई एक व्यक्ति रखता है। वो बस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराता है और छोटा मोटा काम शुरू करता है। हाँ, एक को फाउंडर की तरह जो बस शुरुआत करता है। सही कहा। लेकिन कुछ सालों बाद कोई दूसरा व्यक्ति आता है जो उस कंपनी को $1 बिलियन की ग्लोबल कंपनी बना देता है। दुनिया उसी को रियल फाउंडर मानती है। चंद्रगुप्त प्रथम उसी रियल फाउंडर की तरह थे। बहुत ही शानदार तुलना है ये, और इसीलिए उन्होंने महाराजा अधिराज की बहुत बड़ी उपाधि ली और 319-320 ईस्वी में बाकायदा गुप्त संवत नाम से एक नए कैलेंडर की शुरुआत कर दी। और फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त आते हैं जो इस स्टार्टअप को एक विशाल एम्पायर बना देते हैं। बिल्कुल। समुद्रगुप्त का समय 335 से 380 ईस्वी तक रहा। आपको बता दूं, मशहूर इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। भारत का नेपोलियन? पर ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान इतना आक्रामक और शानदार था कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई भी राजा उनके सामने टिक नहीं सका। उन्होंने अलग अलग राजाओं के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई। किसी को हराकर राज्य में मिला लिया तो किसी को हराकर कर चुकाने की शर्त पर वापस गद्दी दे दी। लेकिन यहाँ एक ऐतिहासिक विरोधाभास नजर आता है। अगर हम नेपोलियन से उनकी तुलना कर रहे हैं तो नेपोलियन तो अंततः वाटरलू का युद्ध हार गए थे। उनका पतन तो बहुत भयानक था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जबकि समुद्रगुप्त अपने पूरे जीवन में कभी कोई युद्ध हारे ही नहीं। तो एक तरह से उनका सैन्य रिकॉर्ड नेपोलियन से कहीं ज्यादा बेहतर था। 100% सही कहा। और उनके बारे में जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है वो उनके सिक्कों से मिलती है। उनके कुछ सोने के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अरे वाह! मतलब एक तरफ वो राजा है जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा है और दूसरी तरफ वो संगीत का इतना बड़ा प्रेमी है। ये तो बहुत अलग तरह का व्यक्तित्व है। यही तो इस दौर की खासियत है। ये दर्शाता है कि गुप्त काल के शासक खुद को सिर्फ क्रूर योद्धाओं तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे खुद को कला और संस्कृति के संरक्षक के रूप में भी स्थापित कर रहे थे। उनके दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद में एक स्तंभ पर उनके विजय अभियानों का विस्तृत वर्णन लिखा है। हाँ, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। बिल्कुल। और समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय सत्ता में आए, जिनका शासनकाल 380 से 415 ईस्वी तक रहा। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। अच्छा, तो ये वही विक्रमादित्य हैं जिनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे? हाँ, बिल्कुल। ये वो समय था जब कला और विज्ञान को सबसे ज्यादा संरक्षण मिला। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में ऐसे 9 विद्वान थे जो अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे, जिनमें कालिदास और आर्यभट्ट जैसे नाम शामिल हैं। यहीं पर एक चीज बहुत ज्यादा उलझन में डालती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का एक निर्माण आज भी दिल्ली के मेहरौली में खड़ा है। मेरा मतलब है लौह स्तंभ या आयरन पिलर। हाँ, मेहरौली का लौह स्तंभ विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य। हाँ, मतलब हजारों साल से वो खुले आसमान के नीचे खड़ा है। बारिश, भयानक गर्मी और आज के समय का इतना प्रदूषण झेल रहा है, लेकिन उस लोहे के खंभे में आज तक जंग नहीं लगी है। अब सोचने वाली बात यह है कि बिना आधुनिक कारखानों के हजारों साल पहले किसी ने ऐसा लोहा कैसे बना लिया? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान सच में दांतों तले उंगली दबाने वाला है। प्राचीन भारतीय लोहारों को धातु विज्ञान या मेटलर्जी की बहुत गहरी समझ थी। तो आधुनिक विज्ञान ने इसका क्या कारण बताया है? जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस लौह स्तंभ का परीक्षण किया तो पाया कि इसे बनाने में जो लोहा इस्तेमाल हुआ था उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक थी और सल्फर न के बराबर था।
आज के लोहे में इसके बिल्कुल उलट होता है। अच्छा, तो क्या सिर्फ इसी वजह से जंग नहीं लगती? नहीं, एक और बात है, उन्होंने फोर्ज वेल्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। लोहे को गर्म करके पीटने से धातु के ऊपर मिसवाइट नाम के एक पदार्थ की परत बन गई। ये परत एक शील्ड की तरह काम करती है, जो ऑक्सीजन और नमी को रोकती है। बिल्कुल, वो ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने ही नहीं देती, इसीलिए उसमें जंग लगने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाती। मतलब उन्होंने न सिर्फ उस समय एक खंभा खड़ा किया, बल्कि रसायन विज्ञान का ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिसे आज की दुनिया भी समझने में समय लगा रही है। ये सच में अद्भुत है। और इसके बाद के राजाओं ने भी कुछ कम कमाल नहीं किया। कुमारगुप्त प्रथम ने दुनिया की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो ज्ञान का एक ऐसा वैश्विक केंद्र बन गया जहां दुनिया भर से छात्र आते थे। और फिर स्कंदगुप्त आए, जिन्होंने होणों नाम के खूंखार विदेशी कबीले के लगातार होते हमलों को विफल कर दिया। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इतने विशाल साम्राज्य को, जहां ना इंटरनेट था न तेज संदेशवाहक, एक जगह बैठकर कैसे चलाया जाता होगा? देखिए, इसे चलाने के लिए उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन किया था। मतलब सारी पावर एक राजा के हाथ में नहीं थी। बिल्कुल नहीं। गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से एक जगह से नियंत्रित नहीं था। पूरे देश को भुक्ति यानी प्रांतों में बांटा गया था और हर प्रांत का एक गवर्नर होता था, जिसे उपरिक कहा जाता था। अच्छा, जैसे आज के समय में स्टेट्स और चीफ मिनिस्टर होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। और फिर इन प्रांतों को विषय यानी जिलों में बांटा गया था। हर स्तर पर प्रशासन के अपने नियम थे। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मुख्य रूप से 2 तरह के कर या टैक्स थे। वो कौन से थे? एक था भाग, जो पैदावार में राजा का अनिवार्य हिस्सा होता था, और दूसरा बलि, जो एक प्रकार का अतिरिक्त या धार्मिक कर था। लेकिन जब हम स्रोतों को बारीकी से देखते हैं तो समाज की कुछ जटिल और स्याह तस्वीरें भी सामने आती हैं, क्योंकि इतिहास कभी भी सिर्फ सफेद या काला नहीं होता। आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? मैं सती प्रथा की बात कर रही हूँ। इसी दौर में 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण भी मिलता है। ये इस बात का सबूत है कि जहां एक तरफ विज्ञान आसमान छू रहा था, वहीं समाज के भीतर कुछ ऐसी प्रथाएं जड़ें जमा रही थीं जो महिलाओं के लिए बेहद कठोर और अमानवीय थीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और यही तो विश्लेषण का असली मतलब है। स्वर्ण युग का मतलब ये नहीं है कि उस समाज में सब कुछ आदर्श था। बिल्कुल। गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें दिनार कहा जाता था। इससे ये तो पता चलता है कि व्यापार बहुत अच्छा था, लेकिन ग्रामीण स्तर पर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी और समाज में असमानता बढ़ रही थी। और अंततः कमजोर उत्तराधिकारियों और हूणों के लगातार होते हमलों ने इस विशाल साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। सही कहा। तो ये तो थी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की कहानी। लेकिन अगर हम स्रोतों के पन्नों को थोड़ा दक्षिण की ओर पलटें तो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया नजर आती है। हाँ, दक्षिण भारत का इतिहास तो अपने आप में एक अलग ही रोमांच है। मतलब जब उत्तर में जमीन पर कब्जे की लड़ाई चल रही थी, तब दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा था। और इन राज्यों की अर्थव्यवस्था का मॉडल खेती या जमीन नहीं था, बल्कि उनकी ताकत समुद्र की लहरों में छिपी थी। बिल्कुल। दक्षिण भारत का भूगोल ही ऐसा है कि वहां के राजवंशों को समंदर पर राज करना ही था। यहाँ मुख्य रूप से 3 बड़े राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्य। इन्हें तमिल में मूवेंदर यानी 3 मुकुट वाले राजा कहा जाता था। और जहां तक मुझे याद है, इन तीनों ने मिलकर मसालों और मोतियों का ऐसा विशाल व्यापारिक नेटवर्क खड़ा किया था जिसने दक्षिण भारत को सोने से भर दिया था। हाँ, रोमन साम्राज्य, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उनका व्यापार चरम पर था। अगर हम इन तीनों को एक एक करके समझें तो सबसे पहले आते हैं चेर। इनका क्षेत्र आज के आधुनिक केरल के आसपास था। इनकी राजधानी वांजी थी और इनका राजकीय प्रतीक धनुष बाण था। और स्रोतों में चेर राजाओं में एक नाम बहुत बार आता है, सेंगुट्टुवन, जिन्हें रेड चेर भी कहा जाता था। उन्होंने पत्तिनी कल्ट नाम की एक परंपरा शुरू की थी, जो एक आदर्श पत्नी की पूजा पर आधारित थी। इसके बाद आते हैं चोल राजवंश, जिनका क्षेत्र मुख्य रूप से कावेरी नदी के आसपास तमिलनाडु में था। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। मैंने पढ़ा है कि चोल राजा करिकाल ने कावेरी नदी पर कल्लनाई बांध बनवाया था, लेकिन हजारों साल पहले उफनती नदी पर बांध कैसे बनाया गया होगा? यह उस समय की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। देखिए, उन्होंने नदी के बहाव को रोकने के लिए विशालकाय पत्थरों को नदी के तल में इस तरह से जमाया कि वे पानी के बहाव को दूसरी दिशा में मोड़ सकें, बिना किसी सीमेंट के। बिल्कुल, बिना सीमेंट के सिर्फ पत्थरों की सेटिंग से बना यह बांध आज भी कावेरी डेल्टा में सिंचाई के लिए काम आता है। ये उनकी तकनीकी समझ को दिखाता है। अद्भुत। लेकिन चोल साम्राज्य की जो असली पहचान पूरी दुनिया में बनी, वो बाद के राजाओं राजराजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम के समय में बनी। हाँ, राजेंद्र प्रथम की नौसेना तो इतिहास में अमर है। यहीं पर स्रोतों में एक दावा किया गया है जो थोड़ा हजम करना मुश्किल लगता है। ये कहा जाता है कि राजेंद्र प्रथम ने अपनी नौसेना के दम पर पूरी बे ऑफ बंगाल को चोल लेक यानी चोलों की निजी झील बना दिया था। ये दावा अक्सर लोगों को हैरान करता है। मतलब अगर तार्किक रूप से सोचें तो कोई राजा जमीन को तो घेर सकता है,
लेकिन एक पूरे महासागर को कोई अपनी निजी झील कैसे कह सकता है? क्या ये उनकी तारीफ में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है? देखिए, पहली नजर में ये अतिशोक्ति लग सकती है, लेकिन कूटनीतिक और सैन्य नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल सच था। निजी झील कहने का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने समुद्र के चारों ओर कोई भौतिक दीवार खड़ी कर दी थी। तो फिर उन्होंने इसे कंट्रोल कैसे किया? राजेंद्र प्रथम ने मलक्का जल डमरू मध्य, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं, उस जैसे अहम समुद्री रास्तों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी नौसेना को भेजकर इंडोनेशिया के श्रीविजय साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। अच्छा, मतलब उस समय के सबसे अहम ट्रेड रूट पर उनका कब्जा हो गया था। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब यह था कि चीन से लेकर अरब तक जो भी व्यापारिक जहाज उस रास्ते से गुजरता, उसे चोलों को टैक्स देना पड़ता था। पूरे महासागर पर उनकी गश्त होती थी, इसलिए बिना चोलों की मर्जी के वहां कोई जहाज आ ही नहीं सकता था। इसी पूर्ण नियंत्रण के कारण उसे चोल झील कहा गया। अरे वाह, ये रणनीति तो आज के आधुनिक देशों की नेवल ब्लॉकेड जैसी लगती है। बहुत ही स्मार्ट। और तीसरे राजवंश पांड्य की बात करें तो उनका क्षेत्र दक्षिणी तमिलनाडु में मदुरै के पास था और उनका प्रतीक चिन्ह मछली था। वे अपने मोतियों के व्यापार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। और उन्होंने ही संगम सम्मेलनों को आयोजित किया था ना, जहां महान तमिल साहित्य रचा गया था। हाँ बिल्कुल। लेकिन दक्षिण के इन साम्राज्यों की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ युद्ध या व्यापार नहीं थी। उनका गांव चलाने का जो तरीका था वो सबसे ज्यादा हैरान करता है। आप उनके प्रशासन की बात कर रहे हैं? हाँ, चोल प्रशासन में जो स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मॉडल था, वो आज भी राजनीति विज्ञान के जानकारों को अचरज में डालता है। वहां हर फैसला राजा के दरबार से नहीं होता था। तो फिर कैसे होता था? गांवों को चलाने के लिए उर यानी आम लोगों की सभा और सभा या महासभा जो ब्राह्मणों की सभा होती थी, वो काम करती थी। और ये सिर्फ नाम की पंचायतें नहीं थी। तो ये सभाएं असल में काम कैसे करती थी? क्या ये सिर्फ विवाद सुलझाने तक सीमित थी? नहीं, इनकी बाकायदा अलग अलग समितियां या कमेटियां होती थी। एक समिति का काम था तालाबों की देखभाल करना, दूसरी का काम बगीचों की व्यवस्था देखना, तीसरी का काम टैक्स इकट्ठा करना। बहुत ही व्यवस्थित लग रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन समितियों के सदस्यों का चुनाव बाकायदा एक लॉटरी सिस्टम से होता था, जिसे कुडवोलाई प्रणाली कहा जाता था। लॉटरी सिस्टम? हजारों साल पहले? हाँ, एक बर्तन में नाम डालकर पर्ची निकाली जाती थी। ये प्राचीन काल में लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण का एक ऐसा शानदार उदाहरण है जो उस समय दुनिया के किसी और हिस्से में शायद ही देखने को मिले। ये सच में कमाल है। और इन राज्यों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। बिल्कुल। दक्षिण भारत से काली मिर्च, जिसे उस समय रोम में ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, और मलमल का कपड़ा रोम भेजा जाता था। और इसके बदले में रोम से सोने के सिक्के जहाजों में भरकर भारत आते थे। मैंने पढ़ा है कि पुडुचेरी के पास अरिकामेडु नाम की जगह की खुदाई में इतने सारे रोमन सिक्के मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि रोम का खजाना भारत की तरफ बह रहा था। और सोचिए, जब किसी देश के पास रोम का सोना हो और देश के भीतर शांति हो, तो वो देश क्या करता है? वो शायद अपने कल्चर को और बेहतर बनाता है। बिल्कुल। वो सिर्फ महल या किले नहीं बनाता, वो ऐसे ढांचे बनाता है जो सदियों तक उसकी कहानी सुना सकें। और यहीं से वास्तुकला और विज्ञान की उस क्रांति की शुरुआत होती है जिसके निशान आज भी भारत भर में देखे जा सकते हैं। चलिए फिर वास्तुकला की बात करते हैं। इसकी शुरुआत बौद्ध स्तूपों से होती है। स्तूप मुख्य रूप से वो पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध या महान भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का सांची स्तूप। हाँ, लेकिन ये सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं है। इसका हर एक हिस्सा एक खास मतलब रखता है। स्तूप का निर्माण ब्रह्मांड के स्वरूप को दर्शाने के लिए किया गया था। तो इसके अलग अलग हिस्सों का क्या महत्व है? इसका जो मुख्य गोल गुंबद होता है उसे अंड कहा जाता है। इसके ठीक ऊपर एक छोटी सी बालकनी जैसी संरचना होती है जिसे हर्मिका कहते हैं। इसे देवताओं का निवास माना जाता है। सबसे ऊपर छतरीनुमा छत्र होता है। और इसके चारों तरफ जो भव्य दरवाजे होते हैं? इस पूरे परिसर में प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं में जो विशाल नक्काशीदार दरवाजे होते हैं उन्हें तोरण कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत। स्तूपों के अलावा इस दौर में मंदिरों का निर्माण भी अपने चरम पर था। गुप्त काल में बना देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारत का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें शिखर देखा गया। हाँ, मंदिर निर्माण की शैलियों का विकास यहीं से शुरू होता है। अगर हम वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियों की बात करें तो इसे आज के आधुनिक आर्किटेक्चर से समझा जा सकता है। उत्तर भारत की नागर शैली, जिसमें एक बहुत ऊंचा शिखर होता है और अंदर गर्भगृह होता है। ये शैली एक ऊंची स्काईस्क्रेपर की तरह है जो सीधे आसमान को छूना चाहती है। ये बहुत ही अच्छी उपमा है ना? हाँ। और दूसरी तरफ दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है,
जिसमें एक पिरामिड के आकार का विमान और विशालकाय प्रवेश द्वार गोपुरम होते हैं, जो बाहर से किसी भव्य स्टेडियम के गेट की तरह लगते हैं। यहाँ मैं इस स्काईस्क्रेपर और स्टेडियम वाली उपमा को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बताइए। देखिए, द्रविड़ शैली के मंदिर सिर्फ आकार में बड़े नहीं थे, उनका काम भी अलग था। ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थे, ये अपने आप में पूरा शहर या अर्थव्यवस्था थे। अच्छा, एक इकोनॉमिक हब की तरह। बिल्कुल। चोल काल के विशाल मंदिरों के अंदर स्कूल चलते थे, अस्पताल होते थे, वे किसानों को कर्ज देने वाले बैंक का काम करते थे और हजारों लोगों को रोजगार देते थे। वे एक प्रकार से उस पूरे इलाके का नर्व सेंटर थे। क्या बात है। और इन दोनों के अलावा एक तीसरी वेसर शैली भी थी, जो मध्य भारत में विकसित हुई, और इसमें नागर तथा द्रविड़ दोनों की खूबियों का मिश्रण था। हाँ, और सिर्फ पत्थर ही नहीं, पहाड़ों को काट कर भी अद्भुत दुनिया बसाई गई। आप अजंता और अलोरा की बात कर रहे हैं। हाँ, महाराष्ट्री अजंता गुफाएं जो पूरी तरह से बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं और अपनी फ्रेस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, और एलोरा गुफाएं जहां हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की कलाकृतियां एक साथ मौजूद हैं, जो उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाती हैं। और अगर हम वास्तुकला और कला से साहित्य की तरफ आएं, तो गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत। हाँ, और विशाखदत्त ने राजनीति पर मुद्रा राक्षस लिखी और शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा। मृच्छकटिकम की खास बात यह है कि वो आम लोगों के जीवन की हकीकत को बड़े ही यथार्थवादी ढंग से पेश करता है, न कि सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियों को। साहित्य तो समृद्ध था ही, लेकिन जिस विषय ने मानव सभ्यता की दिशा ही बदल दी, वो था इस दौर का विज्ञान। और अगर विज्ञान की बात हो तो आर्यभट्ट का नाम इस सूची में सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल। उनकी पुस्तक आर्यभटिया एक मील का पत्थर है। उन्होंने गणित की दुनिया को शून्य यानी जीरो दिया और पाई का मान भी बताया। शून्य को लेकर कई बार लोग सोचते हैं कि ठीक है, एक नंबर ही तो है। हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि शून्य का आविष्कार इतना क्रांतिकारी क्यों था। जरा रोमन अंकों के बारे में सोचिए। X, V, I। इन अक्षरों से आप जोड़ घटाना तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी गणनाएं करना असंभव है, क्योंकि उनमें कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती। एकदम सही। शून्य ने ही दुनिया को प्लेस वैल्यू सिस्टम या दशमलव प्रणाली दी, जिससे गणित की जटिल गणनाएं चुटकियों में संभव हो पाईं। आज के हमारे आधुनिक कंप्यूटर जिस बाइनरी कोड पर चलते हैं, उसकी कल्पना भी शून्य के बिना नहीं की जा सकती। और उनका सबसे हैरान करने वाला काम तो खगोल विज्ञान में था। हाँ, हीलियोसेंट्रिक थियोरी। बिल्कुल। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। आज हमारे पास शक्तिशाली टेलीस्कोप है, सैटेलाइट है, लेकिन हजारों साल पहले आर्यभट्ट के पास ऐसा कोई उपकरण नहीं था। फिर उन्होंने ब्रह्मांड के इस इतने बड़े रहस्य को सिर्फ जमीन पर बैठकर कैसे सुलझा लिया? यही उनके दिमाग की असली ताकत थी। देखिए, उन्होंने गणितीय गणनाओं और ग्रहण के दौरान पड़ने वाली परछाइयों का गहराई से अध्ययन किया। परछाइयों का अध्ययन? हाँ, जब उन्होंने देखा कि चंद्र ग्रहण के दौरान चांद पर पड़ने वाली पृथ्वी की परछाई हमेशा गोल होती है, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई भी वस्तु जो हमेशा गोल परछाई बनाती है, उसे खुद भी गोल होना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक सोच है। बिल्कुल। उन्होंने राहु केतु द्वारा चांद को निगलने वाली पौराणिक कहानियों को नकार दिया और वैज्ञानिक कारण प्रस्तुत किए। यूरोप में कोपरनिकस और गैलीलियो की ये बात कहने से कई सदियों पहले आर्यभट्ट ये साबित कर चुके थे। ये बात सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर हम चिकित्सा विज्ञान की बात करें, तो जहां से हमने अपनी चर्चा शुरू की थी, प्लास्टिक सर्जरी। सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी। उन्होंने सिर्फ नाक ही नहीं जोड़ी, बल्कि मोतियाबिंद या कैटरैक्ट के ऑपरेशन से लेकर पथरी निकालने तक की सर्जरी के तरीके लिखे हैं। और सुश्रुत की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने सर्जरी के लिए 120 से ज्यादा उपकरणों का आविष्कार किया था। 120 से ज्यादा? और मैंने सुना है कि इनका डिजाइन बहुत अनोखा था। हाँ, इनमें से कई उपकरण जानवरों या पक्षियों के जबड़े और चोंच के आकार के थे, क्योंकि कुदरत ने उन्हें पकड़ने या काटने के लिए सबसे बेहतर डिजाइन दिया है। तो क्या आज के मेडिकल टूल्स भी इसी पर आधारित है? बिल्कुल। आज के आधुनिक सर्जन जो चिमटी या फोर्सेप्स इस्तेमाल करते हैं या जो कैंची इस्तेमाल करते हैं, उनका मूल डिजाइन सुश्रुत के उपकरणों से ही प्रेरित है। इसके अलावा चरक ने चरक संहिता में बीमारियों के कारण और इलाज बताए, और वराहमिहिर ने वृहद संहिता में खगोल विज्ञान और भूगोल पर विस्तृत काम किया। तो अगर हम इस पूरे दौर के इन अलग अलग स्रोतों और तथ्यों को एक साथ जोड़कर देखें, तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। हमने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ने एक राजनीतिक स्थिरता कायम की। हाँ, और कैसे चोल और चेर राजाओं ने समंदर की लहरों पर व्यापार के रास्ते बनाए और एक शानदार स्थानीय स्वशासन चलाया। बिल्कुल। और उसी व्यापार से आए धन ने आर्यभट्ट और सुश्रुत जैसे वैज्ञानिकों को वो आजादी दी जिससे वे ब्रह्मांड और इंसान के शरीर के रहस्यों को खोल पाएं। इससे ये साबित होता है कि अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो इतिहास सिर्फ राजाओं के अहंकार की कहानी नहीं है। कोई भी साम्राज्य तब महान बनता है जब वो सिर्फ भौगोलिक सीमाएं नहीं बढ़ाता, बल्कि विचारों और नवाचारों को फलने फूलने का माहौल देता है। सही कहा। जब सत्ता का सही इस्तेमाल होता है, तभी एक स्वर्ण युग का जन्म होता है। बिल्कुल।
हम अक्सर इतिहास की किताबों में ये ढूंढते हैं कि किस राजा की तलवार कितनी लंबी थी या उसने कितने राज्यों पर कब्जा किया था। लेकिन आज की इस चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। वो क्या असल स्वर्ण युग का पैमाना नक्शे पर खींची गई लकीरें थीं, या फिर वो मेहरौली का कभी न जंग खाने वाला लौह स्तंभ था, आर्यभट्ट के उस शून्य में था जिसने इंसान को चांद तक पहुंचाने वाले गणित की नींव रखी, ये सोचने वाली बात है। या सुश्रुत के उस सर्जिकल ज्ञान में था जो आज भी लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। आज हम जिस आधुनिक तकनीक और विज्ञान के युग में जी रहे हैं और जिस पर गर्व करते हैं, उसकी जड़ें हजारों साल पहले के इन्हीं विचारों में छिपी हुई हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या आज हम अपनी शिक्षा और समाज में उसी स्तर की वैज्ञानिक सोच, सवाल पूछने की आज़ादी और जिज्ञासा को बढ़ावा दे रहे हैं जिसने प्राचीन भारत को एक समय दुनिया का सबसे उन्नत समाज बनाया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास से सबक लेकर अपने भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी डिस्कशन पॉडकास्ट के इस स्पेशल सेशन में, जहां हम बात करेंगे सीधे सिलेक्शन वाली। आज का हमारा डीप डाइव प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया के इतिहास, अर्थव्यवस्था और समाज पर है। बिल्कुल, और इस सेशन में हमारा मिशन सिर्फ तथ्यों यानी फैक्ट्स को दोहराना नहीं है। हम ये समझेंगे कि कैसे छोटे छोटे गांव एक विशाल साम्राज्य में बदल गए। राइट, और कैसे आर्थिक विकास ने, मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने सामाजिक नियमों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन उगाने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई वेस्टर्न इन्वेंशन है या शायद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम का है। हाँ, वही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमारे जो सोर्सेज हैं वो क्लियर बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने पूरी दुनिया को कॉटन उगाना सिखाया। एग्जैक्टली। और कपास उगाना सिर्फ खेती नहीं थी, इसने एक पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखी। जब इंसान ने खेती शुरू की तो अनाज बचने लगा, जिसे हम सरप्लस कहते हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं। हेडलाइन है इकोनॉमिक एवोल्यूशन, बार्टर सिस्टम टू सिल्क रूट। दोस्तों, किसी भी सिविलाइजेशन को चलाने के लिए सबसे पहले पैसे और व्यापार की जरूरत होती है। सही बात है, और यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। खेती में वो कॉटन के अलावा गेहूं और जौ यानी वीट और बाली भी उगाते थे। लेकिन मुझे जो पॉइंट सबसे ज्यादा हैरान करता है वो उनका ट्रेड सिस्टम है। मतलब उनके पास कोई मेटालिक करेंसी नहीं थी, सिक्के नहीं थे, वो लोग बार्टर सिस्टम पर चलते थे। राइट, सामान के बदले सामान। हाँ, फिर भी उनका व्यापार आज के इराक यानी प्राचीन मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। तो बिना पैसे के इतना बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड आखिर चलता कैसे था? यही तो उस दौर की सबसे एडवांस आर्थिक व्यवस्था थी। भले ही सिक्के नहीं थे, पर उन्होंने एक बेहतरीन सिस्टम बनाया था। नोट कीजिए, ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। वे लोग व्यापार के लिए स्टीएटाइट नाम के एक नरम पत्थर से बनी मोहरों का इस्तेमाल करते थे। स्टीएटाइट मोहरें यानी सील्स? बिल्कुल। इसे आप आज के जमाने के ब्रांड लोगो या ट्रेडमार्क की तरह समझिए। जैसे अगर गुजरात के लोथल से कोई सामान मेसोपोटामिया जा रहा है तो उस पर मिट्टी लगाकर इस स्टीएटाइट सील की छाप लगा दी जाती थी। तो एक तरह से सील इस बात का प्रूफ थी कि रास्ते में सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। एग्जैक्टली। तो याद रखें, व्यापार और सील्स के लिए जो पत्थर यूज होता था, कीवर्ड है स्टीएटाइट। स्टीएटाइट पत्थर, राइट। अब देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं और वैदिक काल की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखता है। शुरुआती वैदिक दौर में यानी अर्ली वैदिक पीरियड में लोग पशुपालक थे, पैस्टोरल थे। हाँ, और उस वक्त सबसे बड़ी संपत्ति जमीन नहीं थी बल्कि गाय थी। काउ वॉज द अल्टीमेट वेल्थ। लेकिन लेटर वैदिक काल तक आते आते ना लोहे की खोज हो गई, आयरन डिस्कवर हो गया। और यहां मैं थोड़ा रुकना चाहता हूं। एक सिंपल मेटल की खोज ने पूरे समाज का रूप कैसे बदल दिया? यहाँ एग्जामिनर्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान दें। लोहा यानी आयरन सिर्फ एक मेटल नहीं, एक गेम चेंजर था। शुरुआत में जब गाय संपत्ति थी तो लोग चारागाह की तलाश में घूमते रहते थे। बंजारों जैसा जीवन था। राइट, उनका कोई परमानेंटली फिक्स्ड बेस नहीं था। लेकिन जब आयरन मिला तो लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगल काटना आसान हो गया। लोहे के फाल वाले हल बनाए गए जो कड़ी मिट्टी को गहराई तक खोद सकते थे, जिससे खेती बहुत बड़े स्केल पर होने लगी। पैदावार बढ़ गई। सही कहा, अब लोगों को घूमने की जरूरत नहीं थी, वो एक जगह टिक गए, जिससे गांव और कस्बे बने। तो याद रखें, परमानेंट सेटलमेंट्स और एग्रीकल्चरल बूम का कोर रीजन था आयरन यानी लोहा। और इस आर्थिक विकास का अगला फेज देखिए। गुप्ता और पोस्ट मौर्यन काल तक आते आते खेती से बहुत वेल्थ आने लगी। इस दौर में राजा ब्राह्मणों को टैक्स फ्री जमीन दान में देते थे। हाँ, और इस टैक्स फ्री जमीन को अग्रहारा कहा जाता था। अग्रहारा, देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एक तरफ एग्रीकल्चर वेल्थ ला रहा था और दूसरी तरफ इंटरनेशनल ट्रेड चरम पर था। कुषाण राजवंश ने प्राचीन सिल्क रूट पर कंट्रोल कर लिया था। बिल्कुल, और सिल्क रूट एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला सबसे बड़ा ग्लोबल हाईवे था। कुषाणों ने वहां टोल टैक्स लगाया,
नोट कीजिए, कुशान एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी का मेन रीजन यही सिल्क रूट का टोल टैक्स था। रोमन एम्पायर के साथ डायरेक्ट व्यापार करते थे, मसाले और मोती भेजते थे, और वहां से ढेर सारा रोमन गोल्ड भारत आता था। और इन सबको मैनेज कौन करता था? व्यापारियों के अपने संगठन होते थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी यानी मर्चेंट गिल्ड्स। ये आज के चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरह थे। इनके पास अपने इंडिपेंडेंट बैंक्स थे और यहाँ तक कि अपनी प्राइवेट मिलिशिया भी होती थी। सो द कीवर्ड हियर इज श्रेणी। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। हेडलाइन है सोशल स्ट्रक्चर मैट्रियार्कल टू रिजिड कास्ट सिस्टम। देखिए, जब अर्थव्यवस्था इतनी बदली तो परिवार और सामाजिक नियम कैसे अछूते रह सकते थे? एकदम सही सवाल है। आर्थिक विकास ने सामाजिक संरचना को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। हम जनरली सोचते हैं कि टाइम के साथ समाज आगे बढ़ता है, लेकिन महिलाओं के राइट्स के मामले में एंशिएंट इंडिया का हिस्ट्री उल्टा चलता हुआ दिखता है। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता मैट्रियार्कल थी, यानी मातृसत्तात्मक। हाँ, वहाँ परिवार की मुखिया माँ होती थी। फिर अर्ली वैदिक काल में समाज पेट्रियार्कल हो गया, पिता मुखिया बन गया, लेकिन तब भी औरतों को बराबर सम्मान मिलता था। पर लेटर वैदिक और गुप्ता काल तक आते आते सोसाइटी बेहद रिजिड और कठोर हो गई। यहाँ एक ट्रिक याद रखिए, एग्जाम के लिए मेंटल मॉडल है MPR। M से मैट्रियार्कल, P से पेट्रियार्कल और R से रिजिड। सिंधु घाटी, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का ये सीक्वेंस है MPR। पर मेरा पुशबैक ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? बाल विवाह शुरू हो गए, यहाँ तक कि 510 AD के एरन इंस्क्रिप्शन में सती प्रथा का पहला सबूत मिलता है। एक वेल्दी सोसाइटी इतनी बैकवर्ड क्यों हो गई? यहाँ एग्जामिनर्स अक्सर कॉन्सेप्ट डेप्थ टेस्ट करते हैं। इसका रीजन इकोनॉमी में ही छुपा है। जब लोहे का हल आया, खेती भारी फिजिकल लेबर बन गई और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। यानी जमीन अब किसी स्पेसिफिक फैमिली की प्राइवेट वेल्थ बन चुकी थी। एग्जैक्टली। और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो लेजिटिमेट एयर्स यानी खून के रिश्तों को ही जमीन देने की चिंता होती है। ब्लड लाइन की प्योरिटी इंश्योर करने के लिए महिलाओं की आजादी पर रोक लगाई गई। ओह आई सी। तो प्रॉपर्टी किसी बाहर वाले के पास ना चली जाए, इसलिए बाल विवाह और सती जैसी प्रथाएं डेवलप हुई। सही पकड़ा आपने। तो ध्यान रखें, सती का पहला एविडेंस कहाँ मिलता है? 510 AD के एरन इंस्क्रिप्शन में। ये डायरेक्ट फैक्ट है। कीवर्ड इज एरन इंस्क्रिप्शन। इसरैन इंस्क्रिप्शन नोटेड। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर। हेडलाइन है गवर्नेंस एंड वर्ना सिस्टम डेमोक्रेसी ऑफ एंशिएंट इंडिया। जब समाज इतना रिजिड हो रहा था तो शासन के नियम भी बदले होंगे। बिल्कुल। एक सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए लॉज चाहिए थे। अर्ली वैदिक काल में राजा कोई तानाशाह नहीं था। उस पर कंट्रोल रखने के लिए डेमोक्रेटिक असेंबलीज होती थीं। जैसे आज की लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। उस दौर में इन असेंबलीज के नाम थे सभा, समिति और विधाता। राइट। सभा में बड़े और अनुभवी लोग आते थे, समिति आम जनता की असेंबली थी, और विधाता सबसे पुरानी इंस्टीट्यूशन थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ। अथर्व वेदा में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है। 2 daughters ऑफ प्रजापति। नोट कीजिए, ये पॉइंट एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। वेदा का नाम है अथर्व वेदा। अथर्व वेदा। पर उसके बाद समाज को पेशे के हिसाब से बांटने के लिए वर्ण व्यवस्था आई, जिसका सबसे पहला जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी पुरुष सूक्त में मिलता है। हाँ, और शुरुआत में अर्ली वैदिक काल में वर्णा पूरी तरह से कर्मा या पेशे पर आधारित था। एक ही परिवार में लोग अलग अलग वर्णा के हो सकते थे। पर यहां मैं थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, क्या सच में उस टाइम सोसाइटी इतनी फ्लूइड थी? क्या एक आम आदमी इजीली अपना वर्णा चेंज कर सकता था? देखिए, शुरू में पॉपुलेशन कम थी और रिसोर्सेज पर किसी एक ग्रुप का मोनोपोली नहीं था। अगर आप में युद्ध का हुनर है तो आप क्षत्रिय थे। लेकिन जैसे जैसे रिसोर्सेज और वेल्थ बढ़ी, लोगों ने गेट कीपिंग शुरू कर दी। मतलब जिसके पास पावर आई उसने डोर क्लोज कर दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने पावर अपने परिवार तक रखने के लिए वर्णा को बर्थ बेस्ड यानी जन्म पर आधारित कर दिया। तो लेटर वैदिक काल आते आते वर्णा कर्मा से शिफ्ट होकर जन्म पर फिक्स हो गया। ये ट्रांजिशन बहुत लॉजिकल है और इसी समय इंसान के जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया, जिसे आश्रमा कहते हैं। ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनाप्रस्था और सन्यासा। और इसका जिक्र सबसे पहले कहाँ मिलता है? जबाला उपनिषद में। ये भी एक क्रूशियल एग्जाम फैक्ट है। कीवर्ड इज जबाला उपनिषद। जबाला उपनिषद। चलिए अब आते हैं अगले सेक्शन पर। हेडलाइन है एंशिएंट वंडर्स, हड़प्पन साइट्स एंड गुप्ता साइंस। अब तक हमने जो फैक्ट्स डिस्कस किए उनका फिजिकल एविडेंस इन साइट्स में मिलता है। बिल्कुल। और हड़प्पन साइट से मैचिंग वाले सवाल एग्जाम्स में कंफर्म आते हैं। नदियों के नाम और वहां मिली चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मैप अपने दिमाग में बनाइए। सबसे पहले हड़प्पा, जो रावी नदी के किनारे है। यहाँ हमें 6 अनाज के भंडार यानी ग्रैनरीज मिली हैं। उसके बाद मोहेंजोदारो, जो इंडस नदी के किनारे है। इसे लिटरली माउंड ऑफ द डेड कहा जाता है।
यहाँ से एक ग्रेट बाथ, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल और बियर्डेड प्रीस्ट की मूर्ति मिली है। और गुजरात का लोथल, ये भोगावा नदी के पास एक बड़ा डॉकयार्ड था जिसे हम पोर्ट या बंदरगाह कहते हैं। साथ ही राजस्थान में कालीबंगन है, गग्गर नदी पर। यहाँ से प्लाउड फील्ड यानी जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। एक मिनट, धौलावीरा को कैसे भूल सकते हैं? गुजरात के इस इलाके में पानी की कमी थी, पर उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आज की मॉडर्न स्मार्ट सिटीज को फेल कर दें। यूनेस्को साइट भी है ये। सही बात है। धौलावीरा शहर 3 हिस्सों में बंटा था, ये इसकी खास बात है। और हरियाणा का राखीगढ़ी, जो अब भारत में सबसे बड़ी इंडस वैली साइट बन चुकी है। ग्रेट। ये तो बात हुई आर्किटेक्चर की, पर गुप्ता काल में जो साइंस डेवलप हुई वो नेक्स्ट लेवल थी। बिल्कुल। गुप्ता काल को गोल्डन एज ऐसे ही नहीं कहते। आर्यभट्टा ने जीरो और पाई की खोज की, सुश्रुता ने सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक्स बनाई, और कुमारा गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई। पर एक फिजिकल वंडर जो पर्सनली मुझे बहुत फैसिनेट करता है वो है मेहरौली का आयरन पिलर। हाँ, उस पर हजारों साल से खुले आसमान में रहने के बावजूद भी जंग यानी रस्ट नहीं लगा है। ये प्राचीन भारत की एडवांस्ड मेटलर्जी या एक तरह की नैनो टेक्नोलॉजी थी। सही में। और आर्किटेक्चर में गुप्ता काल में दशावतारा टेम्पल बना, जो पहला ऐसा मंदिर था जिसमें शिखरा था। तो आर्किटेक्चर में कीवर्ड याद रखिए, पहला शिखरा वाला मंदिर, दशावतारा टेम्पल। दशावतारा टेम्पल। मूविंग ऑन टू आवर फाइनल सेक्शन। हेडलाइन है फिलॉसफी एंड एम्पायर्स, बुद्धिस्ट काउंसिल्स एंड डायनेस्टीज। देखिए, एक समृद्ध समाज अपने साथ नई फिलॉसफी और धार्मिक बदलाव भी लाता है। हम पूछते हैं तो ट्रिक ध्यान से सुने। हाँ, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी। पहली 483 BCE में राजगृह में अजातशत्रु के समय, दूसरी 383 BCE में वैशाली में कालाशोका के वक्त, तीसरी 250 BCE में पाटलिपुत्रा में अशोका के टाइम, और चौथी सबसे महत्वपूर्ण काउंसिल 72 AD में कश्मीर में कनिष्क के शासन में हुई। ट्रिक है जगह के लिए RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कश्मीर, और राजाओं के लिए AKAK, अजातशत्रु, कालाशोका, अशोका, कनिष्का। RVPK और AKAK, ये एक्रोनिम आपके नोट्स में होना चाहिए। अब ये 4th काउंसिल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि यहाँ बुद्धिज्म 2 हिस्सों में बढ़ गया था, हीनयाना और महायाना। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं, जैसे आज के टाइम में कोई पॉपुलर म्यूजिक बैंड टूट जाता है। हीनयाना वो ग्रुप था जो ओरिजिनल इंडी स्टाइल यानी बुद्धा की स्ट्रिक्ट टीचिंग्स और बिना मूर्ति पूजा के आदर्श पर टिका था। और महायाना उनकी तरह था जिन्होंने बड़ा स्टेडियम टूर शुरू कर दिया। उन्होंने रूल्स को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाया, बुद्धा की मूर्तियां बनाकर पूजा शुरू की, जिससे वो आम जनता और मास ऑडियंस से कनेक्ट कर सकें। एग्जैक्टली। महायाना अप्रोच बहुत मास फ्रेंडली था। साथ ही जैनिज्म को याद रखने के लिए एक और ट्रिक है, KFC, नॉलेज, फेथ, कंडक्ट, यानी राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। ये जैनिज्म के त्रिरत्न्स हैं। KFC फॉर जैनिज्म, राइट। और बुद्धिज्म के त्रिपिटिकास भी थे, सुत्ता, विनाया और अभिधम्मा। पर यहाँ एक डीप सवाल है, इन नए धर्मों को इतनी तेजी से एक्सेप्टेंस क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणवादी संस्कृत को छोड़कर आम जनता की भाषा अपनाई। नोट कीजिए, एग्जाम पॉइंट है। बुद्धिज्म ने पाली भाषा का यूज किया और जैनिज्म ने प्राकृत भाषा का। जब नए विचार आम बोलचाल की भाषा में आते हैं तो लोग जल्दी कनेक्ट करते हैं। इस दौर में जब नए धर्म बन रहे थे तो राजा और साम्राज्य भी अपनी पावर दिखाने के नए तरीके ढूंढ रहे थे। बिल्कुल। इंडो ग्रीक्स वो पहले लोग थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के यानी गोल्ड कॉइन्स चलाए। मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी, और चाणक्य का अर्थशास्त्र जो इकोनॉमी पे नहीं, स्टेटक्राफ्ट और पॉलिटिक्स पर था। और राजाओं के टाइटल्स देखिए, एक PR कैंपेन की तरह थे। अशोक को देवानम प्रिया कहा गया, यानी देवताओं का प्यारा। समुद्रगुप्त को उनके विस्तार के कारण नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। कनिष्का को उनके कामों के लिए सेकंड अशोका माना गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी को एक ब्राह्मणा कहा गया, और चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये सब टाइटल्स उनकी एब्सोल्यूट शक्ति का प्रतीक थे। और दोस्तों, सका एरा जो 78 CE में शुरू हुआ, वो इन्हीं विशाल एम्पायर्स का एक हिस्सा है। तो इन टाइटल्स और बुक्स के नाम जरूर नोट कर लीजिए। सीधे मैच द फॉलोइंग में आते हैं। राइट। तो दोस्तों, टाइम हो गया है अपने रैपिड फायर समरी का। इस डीप डाइव में हमने सिंधु घाटी के बार्टर सिस्टम और कॉटन से लेकर वैदिक काल में लोहे की खोज और जमीन के आर्थिक महत्व को समझा। हमने देखा कि कैसे MPR सीक्वेंस में सोसाइटी मैट्रियार्कल से रिजिड पेट्रियार्कल बनी, और एरन इंस्क्रिप्शन में सती का पहला प्रमाण मिला। अथर्ववेद में सभा और समिति जैसी असेंबलीज के बारे में जाना, वर्णा सिस्टम का बर्थ बेस्ड होना, और हड़प्पन साइट्स के साथ गुप्ता काल की साइंस को क्लोजली देखा। आखिर में RVPK और AKK ट्रिक्स से बुद्धिस्ट काउंसिल्स क्लियर की।
बिल्कुल, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों को रिलेट करते हुए हमने एंशिएंट हिस्ट्री का एक सॉलिड बेस बना लिया है। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक सोचने वाला सवाल। प्राचीन भारत का समाज शुरुआत में लचीला था, लेकिन आर्थिक विकास और प्रॉपर्टी आने के बाद एक कठोर सिस्टम में बदल गया। आज हम एआई और ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं, नई वेल्थ जनरेट हो रही है। क्या हम इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, या आने वाले इतिहासकार हमें किसी नई तरह के रिजिड सिस्टम को बनाते हुए देखेंगे? इस पर अकेले में गौर जरूर कीजिए। सही बात है, इतिहास अपने आप को अलग फॉर्म में रिपीट जरूर करता है। पढ़कर रहिए और याद रखिए, सवाल से सिलेक्शन तक का सफर हम साथ तय करेंगे। सब्सक्राइब टू एसएससी डिस्कशन पॉडकास्ट नाउ। जय हिंद।